चलो तो 1 मिनट आप इस नोट को पढ़ो, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी वैसे तो आपने नोट पढ़ लिया होगा, है ना। ये आज का हमारा टॉप 500 सीरीज का सेशन 10 है, ठीक है। सेशन 9 और सेशन 8 आपके अर्थमेटिक डीआई के हैं, सेशन 9 सेशन 10, ठीक है। तो आई थिंक सेशन 8 में 8 से 9 सेट हम लोगों ने किए थे, और आज का जो भी पेंडिंग सेट्स होंगे ना हमारे, है ना, जो भी टॉपिक के रह गए थे 4 से 5 सेट जो भी है वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक डीआई से रिलेटेड सेशंस हमारे एसबीआई क्लर्क मेंस के हिसाब से, है ना, जो भी आपका एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम अभी वही आपका 16 को, 15 एंड 16 को, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 सेट अपने कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब अपने पास सेशन जो बचेंगे वो अर्थमेटिक, जो आपके सॉरी जो आपके डीआई होते हैं, पाई चार्ट एंड रेशियोज परसेंटेज एंड एवरेज पे, वो एक पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। जो भी है वो तो जितने मर्जी आप कर लो उतने ही कम है, ठीक है। और लाइक नंबर्स इक्वेशंस और ये सब चीज, तो एक दो सेशन उस पे नंबर्स इक्वेशंस पे मैं ले लूंगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई अपनी पेज से आप इसको अटेम्प्ट करो, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है 9 और 10 में, कौन सा सेट आपको करना है, कौन सा स्किप करना है, वो आपके, है ना, अंडरस्टैंडिंग और आपके स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप पूरा करना चाहो पूरा कर लो, है ना। मान लो अगर आपका कोई टॉपिक वीक है सपोज, है ना, आप उसको स्किप करना चाहते हो, है ना, कि भाई मैं इस ये करना ही नहीं है मुझे, तो आप बिल्कुल स्किप कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट्स ऑन योर, है ना, इट्स ऑन योर अबाउट योर स्ट्रैटेजी, है ना। आप अपने हिसाब से करोगे भाई क्या क्या मेरा प्लान है क्वांट को लेके, तो आपसे बेहतर वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जो भी थे एक बार आप देख लेना, 8, 9 और 10, ठीक है। 8 वाला जो सेशन है वो वन लाइनर है ना, थोड़ा शॉर्ट सेशन है आपका, है ना। एक क्वेश्चन इसमें से लिया गया। और सेशन 6, 7, है ना, और ये तो आपके डीआई के हैं ही। चाहो तो टॉप 500 सीरीज के 1 to 10 जितने भी आप सेशन है, आप चाहो तो आप उनको सबको देख सकते हो, ठीक है। और प्लीज आप को लगता है अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो सेशन अपने स्टडी सर्कल में, और फ्रेंड्स जो भी आपके नोन में है प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। चलो तो भाई अगर चाहो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का नाम आपका टेलीग्राम पे क्यूपी है, ठीक है, और चैनल का नाम भी क्या है आपका क्यूपी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। हर कमेंट, हर वीडियो पे जो कमेंट में बॉक्स होता है वो, उसमें मैं आपका क्या है, हर वीडियो में कमेंट कर देता हूँ पीडीएफ के लिए भी, है ना। और ग्रुप लिंक्स जो होंगे उनका आपका कमेंट में आप एक बार देख लीजिएगा, हर वीडियो नीचे जो भी कमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपके ग्रुप लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, ग्रुप अगर आप ज्वाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आपकी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अपनी पेज से करना है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा ही करना जरूरी है, ठीक है। आप अपनी पेज से करो, मेरा तो पूरा काम है ना सारी चीजें कराना, बट कौन सा पार्ट आपको किस डेंस तक जाना है, कैसे करना है, वो आपके स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट विद वेरी नो मॉडरेट सेट, ठीक है। ये विद इन टाइम लिमिट में होने वाला आपका सेट है ना। आप इसको कोशिश करना विद इन टाइम लिमिट में आप इसको कर पाओ, ठीक। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, मॉडरेट, है ना, जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम है बिल्कुल, है ना। ज्यादा मैंने इसमें कुछ छेड़खानी ज्यादा की नहीं सेट में, ठीक है। चलिए तो देयर आर 4 trains PQ R and S, the chart given below shows the time taken by 4 trains to cross platform A, ठीक है। देखो 4 ट्रेन है, ये जो टाइम आपका दिया है ना, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड, 48 सेकेंड और 84 सेकेंड, ये प्लेटफॉर्म ए को क्रॉस करने का टाइम आपको दिया हुआ है। कि आपकी ट्रेन पी प्लेटफॉर्म ए को 36 सेकेंड में क्रॉस करती है, और बी जो है 30 में, और आर 48 में, और एस आपका 84 में, ठीक है। नंबर्स आपको एक्चुअली ऐसे मिलेंगे नहीं, है ना, डायरेक्ट लिखे हुए, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट क्या है कि थोड़ा सा विजिबल हो जाए तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो
द टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू क्रॉस ट्रेन आर इज 48 सेकंड। ट्रेन आर और ट्रेन पी एक दूसरे को 48 सेकंड्स में आपका क्रॉस करती है, विच इज 36 सेकंड्स मोर देन टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू क्रॉस अ ट्रेन। ठीक है जी। Length of train P is 50% as the length of train is, while its speed is z 0.5 z% more than that of speed of train s। ठीक। अब देखो z वेरिएबल मुझे नहीं पता, नंबर्स इसमें है ना सारे आपके दिए हुए हैं। ये p और r इस टाइम में आपका 48 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जो 36 सेकंड ज्यादा, यानी p और s का भी कनेक्शन आपको दे दिया। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन आपका कनेक्शन दे दिया p का, और किसका दे दिया s का। ठीक है, अभी z का मुझे नहीं पता। ठीक। The combined train of length P and R is twice as that of R। अब देखो P और S की लेंथ का कनेक्शन है, और यहाँ पे P और R की आपको किसका कनेक्शन दे दिया, लेंथ का कनेक्शन आपको दे दिया। ठीक है, तो कनेक्शन मुझे मिल गया P का, R का और S का, यानी लेंथ का तो मेरे को कनेक्शन इनका मिल चुका है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन Q is 3z मीटर्स, Z पे डिपेंड करता है, और उसकी स्पीड भी Z/2। अगेन Z अगर मैं निकाल लूंगा तो ये तीन चीजें मेरे पास निकल जाएगी। The length of platform A is greater than the length of length of train R। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपको दिया है, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही ना, ग्रेटर या स्मॉलर, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये यूज कराएगा इससे, कि प्लेटफॉर्म ए की जो लेंथ है वो आपसे ज्यादा बोल रहा है किससे, ट्रेन आर से। ठीक। अब आप जैसे मर्जी आप डील कर सकते हो। आप देखो तो बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट करने के, जो पॉइंट पहले आप कनेक्ट कर पाओ वो आप कनेक्ट कर लो, डाटा तो इजीली है ना, थोड़ा सा एफर्ट डाल के निकल जाए। अब आप देखो ट्रेन पी है ना, ट्रेन पी आपका जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, दैट इज एक्स है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन पी है ना, और ट्रेन पी का जब प्लेटफॉर्म को कनेक्ट क्रॉस करेगी तो 36 सेकंड लेती है। ठीक है, और P और R का यहाँ पर आपका क्या दिया होता है, लेंथ आपका यहाँ पर दिया होता है। देखो कंबाइंड लेंथ ऑफ P एंड R, P और लेंथ की कंबाइंड लेंथ वो ट्वाइस ऑफ R है। इसका मतलब P इज इक्वल टू 2R माइनस R, यानी P और R की जो लेंथ आ गई वो आपके पास क्या दी हुई है, सेम दी। ठीक। अब आप देखो ट्रेन P की लेंथ और R की लेंथ दोनों की सपोज मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, अब ट्रेन P जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, यानी दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन P प्लस दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना, तो उसकी जो स्पीड आएगी है ना, दिस इज द स्पीड, जो उनकी स्पीड आएगी, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन P मल्टीप्लाई है ना, इसका टाइम कितना दिया आपको, 36। अब ट्रेन आर की लेंथ भी आपके पास x है, वो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसकी स्पीड ऑफ आर ऐसे लिख लो आप, मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था ये वाला पॉइंट, आपको डायरेक्ट इसको करना था कैसे। आप देखो ना, पी और आर की लेंथ भी सेम आ गई है ना, ये लेंथ सेम है, और प्लेटफॉर्म को भी अब वो क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ सेम है। इसका मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ होगा वो सेम है ना। जब डिस्टेंस ट्रैवल होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड स्पीड ऑफ ट्रेन आर का जो रेशियो होगा, दैट इज 48/36। इसका मतलब क्या हो गया, 4 और 3 की रेशियो में इनका क्या दिया हुआ है, स्पीड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं पी और आर का एक, भाई ये कनेक्शन कैसे निकला स्पीड का, वो तभी निकल पाया कब, जब पी और आर का लेंथ का कनेक्शन मुझे दिया हुआ था कि दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है। जब लेंथ भी सेम आ गई, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रहे हैं ना, तो झट से मेरे को निकाल देना था तुरंत कि भाई एस की स्पीड ऑफ पी और स्पीड ऑफ आर 4 और 3 की रेशो में मेरे पास होना चाहिए। ठीक, अब आप सेकेंड पॉइंट देखो, देखो ट्रेन पी और आर एक दूसरे को 48 सेकंड्स में क्रॉस करती है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट अपने को भी डायरेक्शन नहीं पता कि आइदर दे क्रॉस ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन और इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब आप समझो ट्रेन पी और ट्रेन आर से आप कनेक्शन समझो। देखो ये 48 सेकंड्स दिया हुआ है ना, डाटा बहुत सारा है, जिस मर्जी से जैसे मर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो ट्रेन पी और ट्रेन आर का अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो दोनों की ट्रेन की जो लेंथ है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, है ना, ये होगा पोर्शन, है ना। अब इन दोनों की स्पीड आप देखो, इन दोनों की जो स्पीड है वो 4a और 3a मान लो आप, तो या तो इनकी स्पीड ऐड करूंगा अगर वो अपोजिट में होगा, अगर सेम में होगा तो इन दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर। मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम में क्रॉस करती है, 48 सेकंड्स में आपका क्रॉस करती है ना। अब आप देखो ट्रेन आर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, वो भी 48 सेकंड्स में करती है ना। एक कनेक्शन ये कैसे पहुंचा मैं, भाई आर का ही मैंने क्यों लिया 48 सेकंड, ऑब्वियस सी बात है मैं पी और आर से डील कर रहा हूँ। ठीक है,
दो मेरे पास अननोन है। और ट्रेन प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ सॉरी प्लेटफॉर्म ए की जो लेंथ है वो ट्रेन आर से आपके पास ज्यादा दी। अब आप देखो आर से डील कर लो। देखो ट्रेन आर जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, दिस इज एक्स प्लस ए, दिस इज द डिस्टेंस, है ना। अब उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन आर की, दिस इज 3a मल्टीप्लाई अगेन दिस इज अ टाइम, दिस इज 48 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप चाहो तो दो बार इसको सॉल्व करके देख लो, है ना। आप खुद सोचो, है ना, थोड़ा सा आप समझ लो, है ना, ये एक अच्छा पॉइंट आपको दिया हुआ है ना। चाहो तो आप इसको क्रॉस कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो, देखो x प्लस ए दिया हुआ है, दिस इज 3a मल्टीप्लाई बाय 48, और ये x प्लस एक्स यानी दिस पोर्शन इज 2x, 2x इज आइदर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। ये दोनों नंबर मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। या तो आप ऐसे करो, इन दोनों की रेशियो निकाल लो, देखो 2x ओवर यानी x प्लस ए, है ना। ये नंबर अभी मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 48, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी कितना है 48, और ये वाला जो पोर्शन आया कितना है 3, दिस पोर्शन इज कैंसिल आउट, क्लियर, ठीक है। अब आप समझो भाई, ट्रेन आर की जो लेंथ है वो कम है किससे, प्लेटफॉर्म से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए जो होगा वो एक्स से बड़ा होगा। अब आप समझो x प्लस ए इक्वल टू 3r, यानी a जो है वो x से ज्यादा होगा, है ना। यानी 3 अगर इन दोनों का सम है a और x का, तो ये तो श्योर है ना कि a जो होगा वो 1.5 a से तो मेरे पास ज्यादा ही होना चाहिए ना, ठीक है। हद मार के क्या होगा, है ना, समझने के लिए, अगर a की जो लेंथ है यानी a लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.5, है ना। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू 1.5 a से मेरे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब आप खुद देखो, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इसकी, है ना, इसका जो लेंथ है x प्लस ए का सम तो 3 है, तो 2x का सम जो होना चाहिए, जो ये वाला 2x है ना, अगर x 1.5 a से कम है, तो 2x मेरे पास कितने से कम होना चाहिए, 3a से कम होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर x प्लस ए का सम 3a है, तो 2a जो होना चाहिए वो सम दैट शुड बी लेस देन 3a, है ना। तो स्पीड आप 7a कैसे ले सकते हो, दैट दिस इज वेरी श्योर कि मेरे को जो स्पीड लेनी पड़ेगी वो कितनी लेनी पड़ेगी, a लेनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देखो समझाने का, है ना, ये तो थोड़ा आसान डाटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको क्लियर होने चाहिए। यही तो आपका नंबर सिस्टम है, जिसे आप बोलते हो नंबर्स नॉलेज, यही तो है। एक बार दोबारा समझो, हालांकि इसमें इतना समझने का, इतना माथा मारने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए क्यों, सॉल्व करके देख लो ना यार, भाई दोनों केसेस में एक बार सॉल्व करके देख लो, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप थोड़ा सा समझ लो। मेरा कहने का ये मतलब था, देखो सिंपल, 48 से मैंने डिवाइड किया, दिस इज 2x ओवर x प्लस ए, दिस पोर्शन इज व्हाट, a ओवर 3। भाई a जो है वो बड़ा है ना, तो इसका मतलब 3a से तो 3a का आधा ही नहीं, 1.5 से तो a बड़ा ही होगा ना। x की वैल्यू 1.5 से कम है, इसका मतलब 2x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3a से कम आनी चाहिए ना। तो ये a वाला पोर्शन नहीं था यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं था कितना है, ठीक है। अब 2x की जो वैल्यू है ना, x प्लस एक्स, यानी वो 3a से कम होनी चाहिए। 3a से कम मेरे पास क्या है, या तो स्पीड इनकी 7 ही होगी या a होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आपका ट्रैवल कर रहे होंगे, दैट मीन्स तभी जाके मेरे पास 3a माइनस 4a माइनस 3 है, तब जाके मैं इनकी स्पीड्स का जो रिलेटिव है दैट इज, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट था। सेकंड आप आ जाओ, इतना शायद लोड लेने की इसके अंदर जरूरत नहीं थी, है ना। आप ऐसे करो, इसको ऐसे कर लो, भाई दो पोर्शन है ना मेरे पास। एक पोर्शन क्या था कि x प्लस एक्स यानी 2x था, इनकी स्पीड नहीं पता थी, चलो मैंने एक बार 7a ले लिया, और एक केस ले लेता हूँ दैट इज a मल्टीप्लाई बाय 48, और एक मेरे पास कितना आया था x प्लस ए, दोनों को डिवाइड किया, ये तो फिक्स था दैट इज 3a इंटू 48। अगर मैं 7a लेता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व कर लो तब भी आ जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6x, 6x इक्वल टू 7a, 7 ये से कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये से भी कैंसिल आउट हो गया, 7x प्लस 7a आ जाएगा, 7a इज इक्वल टू माइनस का x। क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ या कोई भी ट्रेन की लेंथ नेगेटिव पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज फॉर श्योर कि 2x ओवर x प्लस a शुड बी 7 इंटू वट एवर दैट इज 7a, और 48 कैंसिल आउट हो गया ना, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 48 कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 कितना आया, दिस इज 6x, 7x नहीं होगा, दिस इज 1, है ना, यानी 1 कर लो उसको, तो कितना होना चाहिए, दिस इज x प्लस ए, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आपके पास कितनी आ गई, दिस इज 5x आ गई, ठीक है।
अब अपने का सारा कनेक्शन क्लियर हो गया। जैसे ही लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म का कनेक्शन आया ना, तो सबकी स्पीड्स का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हुई कहानी? ठीक है, तो चलो आप नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। थोड़ा सा मैं आपका ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, है ना, ताकि क्या है थोड़ा सा स्पेस बन जाए और हाथ के हाथ इधर ही हम लोग क्या कर ले, इसको सॉल्व कर ले। ठीक, तो आई थिंक इसकी तो अभी जरूरत नहीं है अपने को, है ना, इसको हटा। अब अपने को ये पता चल गया कि ट्रेन पी और जो ट्रेन आर है ना, वो आपका कौन सी डायरेक्शन में दी हुई है, आपका सेम डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है ना। इस पोर्शन की भी जरूरत नहीं है अपने को भी। ठीक, चलो तो एक कनेक्शन अपने को मिला था, क्या क्या था, ट्रेन पी की जो लेंथ है और ट्रेन आर की जो लेंथ है ना, वो मेरे पास क्या आई थी, इक्वल। ठीक, और लेंथ ऑफ ट्रेन पी इज 50% एज लेंथ ऑफ ट्रेन एस, इसका मतलब ट्रेन एच की जो लेंथ होगी दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब पी और आर का स्पीड का रेशियो भी पता है, पी और आर का आपका लेंथ भी आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आ गई 5x। ठीक है, तो एक कनेक्शन इसका एस का ट्रेन का है, किसका, लेंथ का। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी कनेक्ट करो, या तो आप पी से कर लो या आप किससे कर लो, आर से कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो ट्रेन पी है ना, ट्रेन पी जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना, उसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, एक्स प्लस 5x डिस्टेंस ओवर स्पीड यानी टाइम, टाइम मतलब कितना आ गया 36, इसकी स्पीड होगी एक्स बाय 6। ठीक है, अगर रेशो से नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल आप ऐसे कर लो। अब ट्रेन एस की स्पीड तक अपने को पहुंचना है, क्यों, एस की स्पीड का टारगेट क्यों, क्योंकि जेड में मुझे दिया होगा, अगर जेड मिल गया ना तो बी की भी वैल्यूज है ना, जो ट्रेन क्यू की है वो वैल्यूज मेरे पास निकल आएगी। ठीक, ऐसे ही आप ट्रेन एस को ले लो, ट्रेन एस भी तो सेम प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, उसकी लेंथ है 2x। ठीक है, प्लस कितना, दिस इज व्हाट, 5x इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना, डिवाइडेड बाय 84, ये टाइम आ गया, दिस इज 7x ओवर 84, 7x ओवर 84 का मतलब क्या हो गया, दिस इज x ओवर। अब आप खुद देखो, ट्रेन पी की जो स्पीड है एक्स ओवर 12, ट्रेन एस की जो स्पीड है, ट्रेन पी की एक्स ओवर 6, ट्रेन एस की है एस ओवर 12। इसका मतलब पी और एस की जो स्पीड का रेशियो दैट इज इन 2:1 रेशियो, कहानी खत्म हो गई। यानी वाइल इट्स स्पीड इज इतना परसेंट मोर देन दैट ऑफ ट्रेन एस, तो ट्रेन पी की स्पीड एस से कनेक्शन दिया हुआ है, कितना परसेंट ज्यादा है आपका, है ना, दिस इज 100%। भाई 2 और 1 नहीं तो दिया हुआ है, दो एक से कितना ज्यादा, 100% ज्यादा है, इसका मतलब 0.5 जेड की जो वैल्यू आनी है दिस इज इक्वल टू 100, तो जेड की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, कितनी भाई निकल कर आ गई मेरे पास, जेड की वैल्यू 200। क्लियर होती है कहानी, है ना, ये वाला पोर्शन क्लियर है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, सॉरी। देखो ट्रेन पी ने जब प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, एक्स अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ओवर 36, टाइम दिया हुआ डायरेक्ट एक्स ओवर 6 आ गया, और ट्रेन एस की जो लेंथ थी दिस इज 2x, 2x प्लस 5x ओवर 84, ये किया मैंने, तो ट्रेन पी की भी स्पीड है, दोनों की स्पीड 2 और 1 की रेशियो में। तो ये जेड का कनेक्शन दिया हुआ था कि भाई ट्रेन पी की स्पीड एस से 0.5 जेड परसेंट ज्यादा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है, दिस इज 100%। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, तो जेड की वैल्यू आ गई 200। जैसी जेड की वैल्यू आई तो ट्रेन क्यू की लेंथ निकल, है ना, ट्रेन क्यू की लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है ना, आप इसको थोड़ा सा रेड पेन से लिख लो ताकि थोड़ा सा आपको विजिबल ज्यादा है। ठीक, ट्रेन क्यू की लेंथ है दिस इज 3x, 3x मतलब कितना हो गया, पुट कर दो जेड को 200, है ना, दिस इज 600 मीटर। उसकी जो ट्रेन क्यू की जो स्पीड है वो मेरे पास जेड बाय 4 दी हुई है, आई थिंक कितना है, जेड बाय 2 दी। ठीक है, तो 200/2 यानी 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई कहानी। अब आप देख लो, अब प्लेटफॉर्म की लेंथ तक जैसी एक्स निकलेगा तो मेरे पास बाकी पोर्शन में निकल जाएगा, इस इधर यहाँ पर सॉल्व कर लो। भाई ट्रेन बी की तो एग्जैक्ट लेंथ, ट्रेन क्यू की एग्जैक्ट लेंथ निकल गई, अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है आपके पास 5x, इसकी स्पीड भी आपको दी हुई है, स्पीड इसकी कितनी दी हुई है 100 आपको दी हुई है, कितना टाइम ले रही है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, वो आपका 30 सेकेंड्स आपका ले रही है, दिस इज इक्वल टू 30, 600 प्लस 5x, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 3000, है ना, तो 5x किसके इक्वल आ गया 2400,
तो x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो अपने पास कितनी आएगी, इसका आधा कर दो, दिस इज 4, ठीक है। जैसे ही s निकला है ना, तो सारी ट्रेन की लेंथ और स्पीड आपके पास निकल गई। आई होप दिस इज क्लियर है ना। भाई x में तो दिया हुआ था p और r का, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 2x, इनकी स्पीड्स कितनी है, x/12, इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज x/6, ठीक। चलो, तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, सारा डाटा लिख लेते हैं ना, p q r और s का लेंथ कितना कितना इसका दिया हुआ था और इनकी स्पीड्स क्या क्या थी, ठीक। आई होप क्लियर है ना। देखो ये छोटा सा पॉइंट था, ये जो समझाया था ना मैंने आपको 7A और ये वाला, आप तो सॉल्व कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं, बट क्या है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात थोड़ी है यार, है ना। अपने को तो क्या है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जितना मैक्सिमम क्लियर हम लोग कर सकते हैं, है ना, अपने टाइम तक, क्लर्क में तक, उतना कर लीजिए, है ना। चलो, एक मिनट रुको। अब जल्दी जल्दी से उनका डाटा निकाल दो यार एक बार आप, यहाँ अगर मैं लेंथ ले लूँ, है ना, और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड। तो एक्स की मानी थी इसकी 480 था, आर की भी सेम लेंथ था, दिस इज 480, इसका डबल आ रहा था, दिस इज 960, इसकी लेंथ तो 600 है और उसकी जो स्पीड है अपने पास 100। पी की आ रही थी x/6, यानी 480/6 आ रहा था, यानी ये कितना आ गया, 80 किलोमीटर। पी और आर का स्पीड का रेशो था 4 और 3, तो इसकी आ गई 60, ठीक है। इसकी पी और एस का डबल दिया हुआ था, यानी इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 40। क्लियर है ना। तो बस आपको थोड़ा सा डाटा निकालने में ना, थोड़ा भाई इतना तो एफर्ट कराएगा ना आपसे, वो 5 क्वेश्चन का है तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेट है ना। थोड़ा सा समझाने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, बट अगर आप अटेम्प्ट करोगे, है ना, खुद से, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। चलो, तो भाई आ जाओ एक बार क्वेश्चन इसके देख लो, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। स्पीड का रेशियो मांग रहा है, क्यू की स्पीड भाई 100 है, उसकी स्पीड कितनी, 50, सिंपल, दिस इज 5:4। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना था, 5x था, है ना, आई थिंक 2400 ही था, है ना, 600 प्लस समथिंग कर रहे थे, है ना। एक बार और चेक कर लो, 2400 आना चाहिए, दिस इज द 5x, 5x मतलब कितना था, 2400, ठीक। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अगेन दैट इज 2400, ठीक। if train q and r were traveling in opposite direction, then how many seconds would train q have taken to cross train p, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि Q और R आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब मांग क्या रहा है, वो ट्रेन Q ट्रेन P को कितने सेकंड्स में कवर करती है। अब आप खुद देखो, इनिशियली हमने अभी निकाला था ना कि भाई ट्रेन P और R आपका सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर, है ना, ये तो सारा पंगा था इस क्वेश्चन में, 7A और 8 जब ले रहे थे तो ये मुझे पता चला था ना यहाँ पे, ये P और R है आपका सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब ट्रेन क्यू आपकी, है ना, जब ट्रेन क्यू आपकी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी आपके क्या होनी चाहिए, वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्लियर है ना। थोड़ा सा इसने इनडायरेक्टली आपको दे दिया। हाउ मेनी सेक्शन ट्रेन क्यू क्रॉस करेगी ट्रेन पी को, तो ट्रेन पी की लेंथ और ट्रेन क्यू की लेंथ, दोनों की आप लेंथ क्या कर दो, ऐड कर दो। इसकी एक की लेंथ क्यू की 600 थी, इसकी 480 थी, दिस इज 1080, और पी और क्यू की स्पीड 100 था, और एक का आपको कितना दिया हुआ था, 80 दिया हुआ था। लेट मी चेक अगेन, कितना कितना है, 180 आपको दिया, ठीक है। नॉर्मल है, दिस इज 1080 ओवर 180, 18 पंजे 90, 18 6, यानी 6 सेकंड में आपका वो क्रॉस कर देगी ट्रेन क्यू ट्रेन पी। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, how many seconds will train q and s take to cross in the same direction, again that is same question, ठीक है। बस ट्रेन s से अब मुझे निकालना है, तो ट्रेन q की लेंथ 600 थी, ट्रेन s की लेंथ 960 है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में इनकी स्पीड देख लो, एक की स्पीड 100 थी, है ना, और s की आप स्पीड देख लीजिए कितनी थी, इसकी स्पीड आपको 40 थी, ठीक। दिस इज 40, ठीक है। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो भाई, वे ऑफ कैलकुलेशन हमेशा आप ही का रहता है, ठीक है। ये 60 है ना, तो भाई तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, 10 ये आ गया, और 16 96, 16 और 10 कितना आ जाएगा, 26। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन आर टू क्रॉस अ कार एट स्टेशनरी, ठीक है। तो मतलब ये पोल को मान लो, है ना, कुछ भी में स्टेशनरी है, जिसमें क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ कंसीडर नहीं है ना। what is the length of train r, length of train r that is 480, है ना, और उसकी जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, ट्रेन r की स्पीड है 60, ठीक है।
टाइम मांग रहा है, जैसे डिस्टेंस है ना भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी है ना, जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, तो उसकी लेंथ को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। इसका मतलब अपनी ही लेंथ को क्या करेगी, वो क्रॉस करेगी। दैट इज वो डिस्टेंस हम लोग वो कंसिडर मल्टीप्लाई एंड टाइम अपने को निकालना है। टाइम 480 और 60 यानी 8 सेकंड लगेंगे ट्रेन आर को किसी भी प्लेटफॉर्म में, लैंप पोस्ट है ना, वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ आप क्या कर दोगे, नेग्लिजिबल। ठीक, चलो तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा है ना। चलिए, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। चलो जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पाइपलाइन सिस्टम से आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। आई थिंक ये मैंने शायद आपको पहले कराया था, मुझे ये नहीं पता है कि आई थिंक शायद यूट्यूब पे कराया था या किसी प्लेटफॉर्म पे अभी रिसेंटली कराया था मैंने यार आपको। चलो कोई नहीं है ना। चलो, तो देर आर 5 पाइप्स, 5 पाइप आपको दिए, पी क्यू एंड आर जो फिलिंग पाइप्स है, और एस एन टी आपके एम्पटाइप पाइप्स। ठीक, the chart given below shows the capacity of tank filled after certain time when the tank was initially empty। तो क्या है कि अपने पास 3 तो टैंक को फिल कर रहे हैं, और 2 है अपने को टैंक को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। कुछ आपका परसेंटेज कैपेसिटी फिल हो रहा है ना, कितना परसेंट टैंक 10 घंटे बाद फिल हो रहा है, यहाँ पर 15 घंटे बाद, यानी टिल 15 आवर्स, मतलब ये जो भी दिया होगा आपका स्टार्टिंग से टाइम। ठीक है, तो आप देख लो, ये तो 10 घंटे में, यानी ये 25% दिया हुआ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। अगेन दिस इज 25% कॉन्स्टेंट दिया हुआ। ठीक है, ये पोर्शन कितना है, 80, 1 2 3 और 4, यानी 85% ये हो जाएगा, और 100% आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आप देखो है ना, स्टार्टिंग की ये जो 10 घंटे, इसमें 25% टैंक भरा। ठीक है, और स्टार्टिंग से 15 घंटे, यानी इस 5 घंटे के गैप में मेरे पास 0% भरा है ना, कैपेसिटी तो बिल्कुल जीरो है ना। अब ग्राफ को अभी रीड कर लो, बाद में रीड कर लेना, आपकी चॉइस है ना। 15 से 27, यानी इस 12 घंटे में है ना, इस 12 घंटे में 85, भाई 25% कैपेसिटी थी टोटल की, ये 25% ऑफ टोटल कैपेसिटी है, ये भी 85% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। इसका मतलब जो गैप होगा 12 घंटे का, दैट इज 60% ऑफ द टोटल कैपेसिटी है ना। क्लियर है इतना तो, है ना। बाकी रेस्ट बचा 27 और 33, यानी कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। इस 6 घंटे में कितना, 15% ऑफ द टोटल कैपेसिटी आपका टैंक। ठीक, ये आपको एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, अब उस हिसाब से एक बार प्लान कर लेते हैं। देखो, इनिशियली पाइप पी इज ओपन अलोंग विद द ऑल आउटलेट्स। ठीक है, दोनों आउटलेट आपने ऑन किया। आफ्टर 10 आवर्स पाइप पी इज क्लोज एंड पाइप क्यू इज ओपन। ठीक है, तो 10 घंटे बाद ग्राफ में सारा आपको दिया हुआ है, तो ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपकी टाइम की दी हुई है। अब 10 घंटे, 15 घंटे या 27 से 33 घंटे बाद, लेकिन इस इन इन आवर्स में आपने कौन कौन से पाइप को ओपन, किसको क्लोज किया होगा, वो आपका नोट में। ठीक है जी, आफ्टर 15 आवर्स Q is closed and then pipe R is open, and after 27 hours all pipe are closed and only Q is open till the tank is empty। ठीक है, तो नॉर्मल है, ये टाइम दिया हुआ है ना, इस टाइम में इतना परसेंट फिल हुआ है, और यहाँ पर आपका क्या है, कौन से पाइप मैंने ओपन किए थे। ठीक है, अब आप समझो, वो कह रहा है इनिशियली पाइप पी को आपने ओपन किया, कौन से पाइप्स के साथ, आपने एस और टी के साथ। एस और टी नेगेटिव वर्कर से, तो ध्यान रखना है ना, एस ओ टी आप लिख लो है ना, समझने के लिए। यानी इनका क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा डिफरेंस। ठीक है, ये जब मिलके तीनों काम करते हैं, यानी 10 घंटे है ना, 10 घंटे में कितना कैपेसिटी ऑफ द टैंक फिल किया है ना, दिस इज 25%। अब आप चाहो तो इसको परसेंटेज से कर सकते हो, जैसे आप रेशो से यूनिट्स करते हो, एलसीएम लेके, दैट इज योर चॉइस है ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट परसेंटेज डायरेक्ट दिया तो मैं परसेंटेज से ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। ठीक, चलो तो आप हटा दो अब इसको। 10 घंटे बाद पी को बंद कर दिया। अब 10 घंटे तक तो 25% कैपेसिटी भरी किसने, पी, एस और टी ने मिलकर। ठीक है, पी को हटा दो, क्यू को ओपन किया। ठीक है, एस और टी को क्लोज नहीं किया है ना, एस और टी को इसने यहाँ देखो बाद में क्लोज करा है, आफ्टर 15 आवर्स। आफ्टर 15 आवर्स, ठीक है, यानी 15 घंटे बाद इट इज क्लोज्ड एंड पाइप आर इज ओपन। भाई 15 घंटे बाद इसको, स्टार्टिंग से 15 घंटे बाद आपने क्या किया, इसको बंद किया। इसका मतलब 10 घंटे तो इन्होंने काम किया, बचे हुए जो 5 घंटे होंगे Q अलोंग विद S एंड, इसने 5 घंटे काम ना, 5 घंटे मैंने इसको चलाया। क्लियर होती है कहानी
है ना। अब आप खुद देखो कि 10 घंटे बाद भी मेरे पास टैंक 25% भरा हुआ था, है ना, और 15 घंटे बाद भी टैंक मेरे पास 25% भरा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि क्यू तो फिल कर रहा है ना, क्यू फिल कर रहा है, बाकी जो एस और टी है वो आपके क्या कर रहे हैं, एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि कांस्टेंट रहा हुआ है, जितना पानी ये फिल कर रहा है उतना ही एस और टी मिला के आपका खाली कर रहे होंगे, है ना। बस ये तो इन्फॉर्मेशन निकलती है। क्यों? क्योंकि 25% यहाँ भी था 10 घंटे बाद भी, और आपका 15 घंटे बाद भी 25% दिया होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यू की जो रेट ऑफ फिलिंग होगा वो पाइप एस और टी का कंबाइंड रेट ऑफ एम्पटाइम होगा। ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसने दे दी, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट दिया ग्राफ को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब इसने क्या किया भाई, 15 घंटे बाद इसको बंद कर दिया, अब आर को चलाया। आर बी एस और टी आपके सारे आउटलेट्स के साथ ही चलेगा, है ना। 27 घंटे बाद, स्टार्टिंग के 27 मतलब ऑब्वियस है ना, ये वाला जो टाइम है ये 12 घंटे में कितना परसेंट टैंक फिल किया हुआ, 60% ऑफ टैंक फिल किया, ठीक है। फिर फाइनली क्या हुआ, ऑल पाइप्स आर क्लोज एंड ओनली क्यूज ओपन। अब जाके एंड में इसने क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्यू को आपने क्लोज किया, है ना। तो रेस्ट 27 घंटे बाद, 33 घंटे में तो आपका टैंक ही भर जाता है, तो 33 घंटे यानी 5-6 घंटे आपने और क्यू को चलाया, है ना। 27 से 33 तक आप आ जाओ। इस 6 घंटे में 85 यूनिट तो हो गई थी, यानी 85%। कितना परसेंट ऑफ द टैंक आपके पास बचा होगा, 15% ऑफ द टैंक आपके पास बचा। क्लियर होती है कहानी, है ना। तो आप अब परसेंटेज से करो, रेशो से करो, सिर्फ जैसे मर्जी करो, अपने को सिर्फ मतलब किससे होता है, एफिशिएंसीज निकालना होता है, पी क्यू आर आर की, है ना, जो पाइप्स है उनकी एफिशिएंसीज क्या क्या दी, ठीक। आप देखो 6 घंटे में 15% है ना, तो अगर 100% अगर वो टैंक फिल करेगा, है ना, तो उसको कितने घंटे लगे, ठीक। 6/15 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इसकी अगर एफिशिएंसी निकालोगे तो 1 घंटे में वो 15% बाय 6, यानी 3 का 5 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, है ना। तो 2.5% ऑफ द टैंक फिल करता है 1 घंटे में, जो क्यू की एफिशिएंसी है दिस इज 2.5% ऑफ द टैंक, ठीक है। तो ये 2/5 यानी 40 घंटे उसको लगते, क्यू को टैंक को फिल करने में 40 घंटे लगते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ मैंने टाइम निकाल दिया, है ना। अगर जरूरत पड़ती है तो 1 घंटे में वो 2.5% टैंक आपका भरता है, ठीक है। अब आप देखो Q और S और T की तो एफिशिएंसी सेम थी, है ना। अगर वो 2.5% भरेगा 1 घंटे में, वो 2.5% ही आपके क्या करेंगे, खाली करेंगे। अब पाइप R पे आ जाओ भाई, R माइनस, R का नहीं पता, माइनस 2.5% ऑफ द टैंक, ठीक है। वो कितने घंटे, 12 घंटे में 60% है, तो 1 घंटे में कितना परसेंट भरेंगे, 5% भरेंगे। क्लियर होती है कहानी। 12 घंटे में 60 है, तो 1 घंटे में वो कितना परसेंट टैंक आपका फिल करेंगे, दैट इज 5%, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं रब कर देता हूँ ना, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार, है ना। तो थोड़ा सा मेरी आदत है ना हॉच पॉच करने की, चलो कोई नहीं भाई। मैं आपको ये बता रहा था कि 12 घंटे में अगर 60% टैंक आप कैपेसिटी फिल करते हो, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 12×5 = 5%। तो R माइनस 2.5 दिस इज इक्वल टू 5, तो R की जो एफिशिएंसी आ गई दैट इज 7.5% ऑफ द टैंक ही फिल करता है। यहाँ तक कहानी क्लियर। एस या पी का निकालो भाई, पी और एस माइनस एस प्लस टी, यानी पी माइनस 2.5%, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना, 10 घंटे में 25% है, तो 1 घंटे में आपके पास कितना हो जाएगा, 2.5%। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज P माइनस 2.5% इज इक्वल टू 2.5%। इसका मतलब P की जो एफिशिएंसी आ गई दिस इज इक्वल टू 5%। सारा डाटा एग्जैक्ट निकल गया, कहानी खत्म हो गई। P की भी एफिशिएंसी आ गई, Q की भी आ गई, और R, ठीक है। तो आप चाहो तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल दो, 5, 7.5 और जो भी 5, 2.5 जो भी है, इससे कर लो, एफिशिएंसी निकाल लो, नंबर्स निकाल लो, जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आप आ जाओ, यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ पी क्यू और आर की जो एफिशिएंसी थी, ये तो था 5%, ये 2.5%, और ये कितना था मेरे पास, 7.5%।
तो ये इसका डबल है, दिस इज 2:1, इस टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 का दुगना फिर 7.5। और ये ध्यान रखना एच और टी की भी जो कंबाइंड एफिशिएंसी दैट इज 2.5%, तो यहाँ पे आप लिख दो दिस इज इक्वल टू 1। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है, वो क्या है कि 3 या 4 5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 4 5 से तो कम इसका बनता नहीं, क्योंकि क्लर्क है ना, ये कोई पीओ मेंस नहीं है। यही सेट अगर मैं पीओ मेंस में भी दे दूं, बस थोड़ा सा वेरिएबल्स ऐड कर दूं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 की जगह आपको 3 या 4 दे दूं, तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपका पीओ मेंस का ही बन जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इनिशियली पाइप पी एंड क्यू ओपन्स अल्टरनेटिवली इन द एम्प्टी टैंक, ठीक है। When tank is become 75% full, the pipe S is also open. So in such a way, the tank is filled in 29. So when the time taken by T to empty the whole tank along, if it is working at twice of its usual emptying rate, and pipe Q is opened for first hour, ठीक है। तो ऑल्टरनेट का कंसेप्ट है, आप पहले समझो। देखो पी और क्यू को आप ऑल्टरनेट चला कह रहे ऑल्टरनेट मैनर में ना, लास्ट में उसने क्या बोल दिया है, पहले आपने क्यू को चलाया, सिंपल है, पहले घंटे आप इसको चलाओगे, दूसरे घंटे आप इसको चलाओगे, ठीक। तो ये आपके ऑल्टरनेट मैनर में ही काम करें, जैसे अभी ऑल्टरनेट मैनर में काम कर रहे हैं, है ना, वो आपका काम हमेशा यही करते रहेंगे। बट ये पी और क्यू सीन में है सिर्फ 75% जब कैपेसिटी फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद भाई पी और क्यू तो जैसे जिस नेचर पे वर्क कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। एस और आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस ऐसे करते हो टोटल 29 आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने, ठीक है। तो आप देख लो कि अगर क्यू एक टाइम भी तो दिया होता है, टाइम का आप है ना 40 आवर्स करता है अगर ये, ठीक है। क्यू अगर 40 आवर्स में पूरा टैंक भरता है, 2 1 3 1 की एफिशिएंसी का अकॉर्डिंग निकाल लो, तो टोटल टैंक कैपेसिटी में निकाल सकते हो ना, दिस इज 40 मल्टीप्लाई 1, टोटल टैंक कैपेसिटी मेरा आ गया 40। क्लियर है ना। तो अगर यहाँ पर ये 75% यानी 3/4 यानी कितना हो गया, 30 यूनिट, तो पी और क्यू ही सिर्फ मिलके करते हैं, तो आप 30 यूनिट का इनका टाइम निकालो। भाई पहले घंटे क्यू आपका 1 फिल करता है, दूसरे घंटे पी आपका 2 फिल करता है ना, तो 3 के डायरेक्ट मल्टीपल्स दिए हुए हैं, है ना, इसमें आई थिंक कोई पंगा नहीं है ना। पंगा वहां पड़ता है जहां आपका क्या है, नेगेटिव वर्कर्स आते हैं, ठीक। तो 2 घंटे में 2 आवर्स में आपके पास कितनी यूनिट फिल कर रहा है, वो 3 यूनिट आपके पास फिल। तो अगर मैं बात करूं दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब 20 घंटे में, है ना, ये आपकी 30 यूनिट फिल कर, ठीक है। तो टोटल 29 घंटे लगते हैं, 20 घंटे तो पी और क्यू अल्टरनेट काम किया होगा, है ना, तो खत्म कर दो। अब बचे कितने आपके पास, 9 आवर्स। इस 9 आवर्स में टोटल जो टास्क होगा वो 10 यूनिट आपको क्या करने हैं, कंप्लीट। क्लियर है ना। भाई पी और क्यू को अल्टरनेट चलने में आपको पास कितना टाइम लग रहा है भाई, 20 घंटे अभी तो निकाला है ना। 2 घंटे में 3 यूनिट होती है ना, 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 3 यूनिट होती है आपके पास। तो आप निकाल दीजिए कि भाई बस ये मत कर, इसको 2 करना है ना, जल्दबाजी में इसको 1 मत कर देना, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। टोटल 29 घंटे लग रहे थे, 20 घंटे तो ये हो गया, अब बचे 9 घंटे। 9 घंटे मैंने पी क्यू को भी ऑल्टरनेट में चलाएगा और एस को भी चलाया होगा। करनी कितनी यूनिट होगी बची हुई, आपकी 10 यूनिट बची हुई, ठीक है। तो अब आप देखो अगेन पी और क्यू आपका ऑल्टरनेट चल रहा है ना। अब इवन टाइम आपका दे दिया 9 आवर्स में, क्यू तो हमेशा आपका पहले घंटे चलेगा, है ना, फर्स्ट आवर, और पी आपका जो है हमेशा सेकेंड आवर चलेगा, है ना। तो इस 9 घंटे में क्यू तो आपका 5 घंटे चला होगा, और पी आपका कितने घंटे चला होगा, 4 घंटे चला होगा। क्लियर है कहानी, ठीक है। ये तो आपका 9 के 9 घंटे आपका चला ही चला, ठीक है। तब जाके आपके पास 10 यूनिट फेल होती है। तो भाई पी की एफिशिएंसी 2 है, दिस इज 2 into 4, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी, दिस इज 5 into 1। एस नेगेटिव वर्कर है, दिस इज 9 into x, दिस इज इक्वल टू 10। तो 8 और 5 13, यानी 3 यूनिट बराबर 9x, x की जो एफिशिएंसी आ गई 1। कराना आपको किससे बोल रहा है, वो टी से आपको कराने के लिए बोल रहा है। तो पाइप टी का यानी एस और टी का जो कंबाइंड था वो 1 आपको 1 दिया होता टोटल। तो टी का मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 - 1/3, दिस इज इक्वल टू 2। तो बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, टोटल टैंक आपका वर्किंग जो टी है वो दुगनी एफिशिएंसी से खाली 2/3 का डबल कर दो, दिस इज व्हाट 4/3।
40 यूनिट का टैंक 4/3 की स्पीड से वो आपका करेगा। दिस इज ऑफ 30 आवर्स। कितने घंटे लगने वाले हैं मुझे? 30 आवर्स मुझे पूरा टैंक को खाली करने में लगेंगे टी को, अगर वो अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से डबल रेट से काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? When all inlet pipes are open simultaneously in an empty tank such that pipe are worked at Z% of its usual filling rate, so the tank is filled in 8 hours. ठीक है, find what portion of the tank emptied by Q alone in 3Z by 8 hours. ठीक है, देखो वो ये बोल रहा है कि ऑल इनलेट पाइप यानी पी को भी फिल किया, क्यू को भी फिल किया और आर को भी आपने फिल किया रहा ओपन किया। ठीक, अब इसकी ये जब तक बोला नहीं है ना भाई, ये तो अपनी ऑब्वियस सी बात है यूजुअल एफिशिएंसी से वर्क करेगा, ये भी आपका यूजुअल एफिशिएंसी से ही वर्क करेगा जब तक बोला ना जाए। आर का इसने बोल दिया अपनी Z% एफिशिएंसी से कर रहा है। ठीक है, यानी वो अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी से नहीं कर रहा होगा, या तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से कर रहा होगा या कम एफिशिएंसी से कर रहा होगा, यही अपने को निकाल। तो आप देखो पी की एफिशिएंसी तो 2 दी हुई थी, है ना, 1 घंटे का। क्यू का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ मुझे? 1 दिया हुआ। अब आर मुझे नहीं पता है ना, उसकी यूजुअल एफिशिएंसी तो 3 है ना, बट वो कितनी परसेंट एफिशिएंसी से कर रहा है वो अपने को नहीं पता। ऐसे मुझे 8 घंटे लगते हैं 40 यूनिट का टैंक भरने में, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरूंगा? 5। इसका मतलब आर जो पोर्शन करेगा 5 - 3 यानी 2 यूनिट वो फिल करेगा, है ना। और आर की एक्चुअल कितनी है? 3। कर वो किससे रहा है? 2 से। इसका मतलब 2/3 ऑफ द एफिशिएंसी से कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 200/3% आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ जेट। आई होप ये कहानी क्लियर होती है ना। तो बस उसने ये बोल दिया कि अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से नहीं करना। ठीक, तो हमने वो निकाल लिया भाई अपनी वो 2/3 एफिशिएंसी से कर रहा है। अब चाहिए कि अपने को फाइंड द पोर्शन ऑफ द टैंक दैट इज एम्प्टीड बाय क्यू अलोन इन 3Z by 8 hours। क्यू की एफिशिएंसी 1 है, टाइम आप इससे निकाल सकते हो भाई, टाइम कितना आ रहा है मेरे पास? दिस इज 3 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू कितनी है? 200/3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस इज 200/3 पोर्शन, दिस इज 3। ठीक, कैंसिल आउट, 25 अट्ठे 200, 25 घंटे 1 यूनिट भरता है वो, खाली करता है, आई मीन, अच्छा सॉरी क्यू तो भरेगा ही। 25 यूनिट पोर्शन ऑफ टैंक यानी 40, है ना, तो दिस इज 5/8 पोर्शन आपके पास है। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं? The amount of water filled by Q and T together in 2 hours is 40% the amount of water filled by R and S together in 1 hour। देखो Q और T का 2 घंटे का काम, तो 40% आपको दिया हुआ है किसका? R का और S का, है ना। इसे ऐड ना कर देना जल्दीबाजी में, मैं भी ना कर दूं भाई, इसे पहले ही माइनस लिख लो। उसका 1 घंटे का काम आपको दिया, ठीक है। टाइम टेकन बाय P and S टुगेदर टू फिल द टैंक, ठीक है। तो S और T से रिलेट कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखो क्यू की एफिशिएंसी जो 1 है, सिंपल है, दिस इज 1 - T, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, 40% 2 बाय, क्या हो गया, 40% 2/5 पोर्शन दिया हुआ है। और आर की एफिशिएंसी 3 दी हुई है, एस का अपने को नहीं पता। 2 से 2 कैंसिल आउट करो, दिस इज 5 - 5T, दिस पोर्शन इज 3 - S, ठीक है। तो S और क्या, इसको जब मैंने इधर शिफ्ट किया, दिस इज 5T - S इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन मुझे ये पता है कि S और T की जो कंबाइंड एफिशिएंसी थी वो 1 थी, ठीक है। तो अब ऐसा करो, S को आप 5T - 2 कर दो, ठीक है। S की वैल्यू कितनी होगी? 5T - 2 प्लस T इक्वल टू 1, यानी कितना आ जाएगा? 3T इक्वल टू 3T नहीं, 6T इक्वल टू 3, और T की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1/2, ठीक है। तो S की भी जो वैल्यू कंबाइंड आ जाएगी, कंबाइंड में दोनों को 1 है ना, एस और टी भी अगेन आपके पास कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मांग क्या रहा है? पी और एस का मांग। पी की एफिशिएंसी आई थिंक 2 है ना, 2 है 3, एक बार चेक करो भाई। पी की 2 दी हुई है पी की 2 है, और उसकी कितनी है? एस की खाली करेगा, ध्यान रखना जल्दबाजी में मैं भी ना 2.5 ना कर दूं उसको भाई, ठीक है।
तो 40 का इसको फिल कराना है, तो 40 ये कितना आ जाएगा, 2 3 4 में से 3/2 है ना, 1.3/2 होता है, ठीक है। दिस इज 80/3, ठीक। तो आंसर इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। तो ये ठीक ठीक था, मॉडरेट डूएबल सकता, भले ही आपको लग रहा हो थोड़े से क्वेश्चन है ना लेंदी है भाई, 3 के लायक तो है नहीं, ठीक है। सो 5 कर दो ना, वन वन लाइनर क्वेश्चन है, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आई थिंक सेशन 6 में ना, सेशन 6 था, आई थिंक 6 था, मे बी यस 7 था ना, उसमें मैंने एक वो कराया था आपको, पाइपिंग सिस्टम है ना, नंबर ऑफ पाइप्स थे जेड वाई, वो बहुत बढ़िया सेटअप कर लिया था, ठीक है। तो अब क्लियर है ना कि भाई देखो वो वाला तो थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, ट्रिकी मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको ज्यादा काम करना था भाई, सेट ऐसे भी तो होगा हर बार, मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना, या डिफिकल्ट तो नहीं क्या, ट्रिकी वाला पार्ट वो हर बार वेरिएबल, वो तो चीजें नहीं होंगी ना, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या है कराने की कोशिश पूरी की, ठीक। तो वो वाला सेट अगर किसी ने नहीं किया ना, अलग जिसने सेशन देखा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, उस सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट वही था उस क्वेश्चन का। अब करना, अगर बाई चांस किसी ने क्वेश्चन नहीं देखा और वो डायरेक्ट अब ये सेशन देख रहा है, सेशन 6 था आई थिंक, वो मुझे यार याद नहीं है, सेशन 6-7 में था, एक बहुत बेहतरीन डीआई पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। चलो तो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप पे दिया हुआ है, ठीक है। आई ऑल्सो हेट पार्टनरशिप एज एट सेम लेवल, है ना। जितना मैं ट्रेन से मेरे को समस्या होती है, क्वेश्चन को देखते ही मुझे अजीब लगता है, ऐसे मुझे पार्टनरशिप भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो तो भाई अटेम्प्ट तो अपने को करना ही है, बात अच्छे और बुरे की नहीं है। चलिए तो P and Q entered into the partnership in such that initial investment of P is 40% as that of Q, है ना। तो एक इन्वेस्टमेंट रेशियो तो इसने डायरेक्टली दे दिया, आफ्टर जेड मंथ्स आर जॉइंड देम विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹18,000, after Y months from the start of business, both P and Q added 4,000 each, which is two-third of the amount added by after 2.66, अच्छा 66 यानी 2/3 है ना, years from the start of क्या दिया हुआ है, 2.66 years from the start of business, Q left the business and after another 8 months are also left. At the end of the 4 years, it was found that the profit share of Q is equal to R, and it is also half of the combined profit share of P and Z और Y का रेशो आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये समस्या तो हटाओ, Z वाली को आप क्या करो 3, इसको क्या कर दो Y को क्या कर दो 3Z। तो वेरिएबल्स मेरे पास क्या है, एक तो इनकी इन्वेस्टमेंट का वेरिएबल होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट वेरिएबल है, बाकी स्ट्रेट चीजें दी हुई ना, इन्वेस्टमेंट वेरिएबल है और एक जेड वेरिएबल आएगा भाई। इन्वेस्टमेंट वेरिएबल तो हमेशा रहते हैं ना, दैट इज 3x एंड समथिंग लाइक दिस, है ना, 2x 5x। तो जेड का यानी टाइम का पंगा है एक तो, है ना। और अपने को देखो इसने डायरेक्ट इसने रेशियो भी तो दे दिया, पी क्यू आर का प्रॉफिट का रेशियो मेरे को मिल गया, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेगी और दो वेरिएबल मेरे पास है, तो बस थोड़ा सा आप ध्यान से लो। देखो पी क्यू और आर का सबसे पहले पी का वेटेज आप लो, पी की जो इन्वेस्टमेंट का वेटेज है वो आप ले, ठीक है। बस विड्रॉल्स जो है जो एडिशन है वो अपने को थोड़ा सा ध्यान से, सिर्फ पी का मैं ले रहा हूँ, फिर क्यू का ले रहा हूँ, फिर आर का ले रहा हूँ, तीनों का मेरे को क्या रखना है, प्रॉफिट इक्वल रखना है ना। इतना तो मुझे क्लियर है ना कि भाई इन्वेस्टमेंट का जो वेरिएबल है वो तो रहता रहता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट गिरनी होती है 90% केसेस में अपने को निकालनी है। यहाँ पे टाइम का भी अपने को क्या है, एक नया वेरिएबल है जेड, है ना। थोड़ा सा उस पर मुझे टारगेट करना है, मुझे इतना पता चल रहा है ना यहाँ से कि जो अमाउंट ऐड कर रहे हैं, है ना, ये 2/3 यानी ये 6,000 रुपये हो गए, वो मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है, आर की इन्वेस्टमेंट मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है, टाइम पीरियड का थोड़ा सा ना जेड और ये समथिंग वो अपने को ढंग से करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप आ जाओ कि पी का जो इन्वेस्टमेंट है 40% कम है किसी की, सिंपल अगर ये 5 होगा 40% कम होगा 3 कर दो, तो समझने के लिए 3x और 5x करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ये आगे 3x सिर्फ पी का निकाल रहा हूँ, 3x मल्टीप्लाई आफ्टर जेड मंथ्स आर जॉइंड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना, एंड आफ्टर 3Z मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस से ही ले लिया इसने, ठीक है। बोथ पी एंड क्यू एडेड 4,000, ठीक है। तो ये वाला जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा वो 3Z के लिए होगा, ठीक है। रेशो अब आप आ जाओ, इसने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है।
और पी आपका कहीं पे भी आपका क्या कर रहा है, छोड़ के जा नहीं रहा है। आप देखो ये टोटल ना 4 साल मतलब 48 आपके पास मंथ हो गए। अगर ये वाला पार्ट 3Z है तो ऑब्वियस है रेस्ट वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज 48 माइनस 3Z ईयर्स के लिए है ना। टाइम थोड़ा सा आप ध्यान से लीजिएगा है ना। बस इसमें थोड़ा सा टाइम है ना, जेड और 2Z गलत ना पढ़ ले जल्दबाजी में, तो उसमें टाइम आपका क्या हो जाए इधर उधर ना हो जाए। ठीक, ये इसका रहा प्रॉफिट पोर्शन। ठीक, पी क्यू और आर का कंबाइंड करना है ना। पी को कंपेयर करूंगा क्यू से, क्यू को किससे कंपेयर करूंगा आर से, तो इसको अभी कैलकुलेट करके फाइनल आप निकाल लो है ना, क्योंकि बाद में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, और मुझे ऐड करना पड़ेगा इस सब पोर्शन को। तो दिस इज व्हाट दिस इज 9xz है ना, प्लस 48 का 3 गुना यानी दिस इज 144x है ना, और माइनस कितना आ गया 9xz। ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x। क्लियर है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। 48 माइनस 3 और ये आ गया 48 और 3 3 9 और 48 का 4 गुना। आप ऐसा करो है ना, इसे 4000 को ना आप क्या करो 4 ले लो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस है ना। तो जो भी आपके पास अमाउंट्स आएंगे ना वो आपके थाउजेंड्स में ही आपके पास आएंगे। ठीक है, ये आप कहानी क्लियर रखना। जो भी अमाउंट आपके पास आएंगे ना दे आर बीन द थाउजेंड। सो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, जो भी आएगी आप उसको थाउजेंड से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर होती है कहानी भाई, इतना तो मैं कर सकता हूँ है ना। अमाउंट जो है वो आपके थाउजेंड्स में मैंने ले लिया। ठीक, तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ गया। जैसे अब 48 कितना होता है मेरे पास, यानी 200 में से मैं क्या घटाने वाला हूँ, 2 2 4 2 6। तो क्या क्या किया था मैंने, दिस 3x ठीक है, ये वाला पोर्शन ये। अब इसकी इससे की थी, इसकी इससे, अब ये 4 है दिस, हाँ 192। ठीक है, और माइनस 4 3 12 ठीक है, तो 9xz से 9xz कट गया। इसका जो फाइनल पोर्शन आ गया दिस इज 144x प्लस 192 माइनस 12z। क्लियर। अब ऐसे ही आप क्यू का निकाल दो भाई। क्यू का कितना था 5x, पहली इन्वेस्टमेंट तो इसकी 3Z ईयर्स के लिए थी। नहीं नहीं, आफ्टर 3Z ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस बोथ पी एंड क्यू एडेड। ठीक है, इसका भी कोई पंगा नहीं है, ये वाला पोर्शन। और 5x मल्टीप्लाई, जिसने भी 3Z नहीं, एक मिनट रुको, 5x था, उसने ऐड जो किया है वो 4000 रुपए ऐड किया ना। मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम ऐड कर रहा हूँ। 5x प्लस कितना था 4000 रुपीज। ठीक है, अब इसका आप टाइम देख लो, इसका टाइम अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि क्यू ने बीच में आपका विड्रॉ कर दिया। वो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के 3Z मंथ्स बाद तो ये सिनेरियो था, पी क्यू ने एडिट किया है ना, और आफ्टर 2.66 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो टोटल 48 मंथ्स तो मेरे पास है। 2.66 को आप देख लो कैसे डील करोगे, 2 प्लस है ना 2/3 यानी 8/3 आवर्स, सॉरी 8/3 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 है ना, 3 चौक 12 8 चौक 32। ठीक है, तो क्यू का जो भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा वो 32 महीने के लिए रहा होगा भाई। तो 3Z का तो इसने इन्वेस्टमेंट किया था 5x के लिए, तो बाकी जो पोर्शन बचा होगा दिस इज 32 माइनस 3Z मेरे पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दिस इज 32 माइनस 3Z। ठीक है, तो इसका भी वेटेज निकाल लो। ठीक है, ये कहानी क्लियर है ना। 32 माइनस 3Z है ना भाई, बहुत नॉर्मल है यार। 32 महीने बाद वो छोड़ रहा है स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग से 3Z महीने के लिए उसने ये वाला इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल में से मैंने ये सब ट्रैक कर दिया। ठीक, इसे कैलकुलेट करो 15xz। ठीक, एंड दिस इज व्हाट एडेड 32 पंजे 160x तो ये हो गया, और 5 3 15 माइनस 15xz तो ये 32 हो गई। ठीक है, इसको भी हटाओ, 4 ले लो, 32 इंटू 4 128 128 माइनस 4 3 12 जेड। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 160x प्लस 128 माइनस 12 जेड ये पोर्शन। ठीक है, आर का आप देख लो, आर का भी बीच में इसने ड्रॉ किया था है ना। आर का क्या सिनेरियो, आर ने 18,000 रुपए ले, जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ मैं। दिस इज 18 ना, मल्टीप्लाई सिनेरियो क्या है आर का, आफ्टर
आफ्टर जेड मंथ्स आर ज्वाइंड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये वाली जो 18 वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, जेड महीने बाद उसने क्या किया है, आपका क्या किया है, इसने ज्वाइन किया। और आफ्टर 3 जेड मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस बोथ क्यू एंड एडेड 4000 विच इज 2/3 ऑफ द अमाउंट एडेड बाय आर। अब देखो ये जो आर हजार है, ये आर ने जो अमाउंट ऐड किया था उसका 2/3, सिंपल ये कितना हो जाएगा भाई, 6000 हो जाएगा, है ना, 2000 इंटू 3, ये आ जाएगा 6। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो टोटल 48 मंथ्स है, स्टार्टिंग से जेड महीने बाद आर आया, है ना, तो ये पोर्शन कितना बचेगा, 48 माइनस जेड, है ना। अब स्टार्टिंग से ही 3 जेड मंथ्स बाद, स्टार्टिंग के 3 जेड मंथ्स बाद इसने अपना अमाउंट विड्रॉ किया होगा, आई मीन क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो देखो यहाँ पर इसने ऐड किया है इस वाले साइड पे, जेड महीने बाद ये आया है, तो ये 3 जेड है, ये जेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 1800 की 18,000 की इन्वेस्टमेंट होगी वो उसने 2 जेड मंथ्स के लिए की, ठीक है। बस ये आपको पोर्शन, है ना, थोड़ा सा काम करने वाला पोर्शन है ना, और इसमें ना ये आप ध्यान से करिए भाई, स्टार्टिंग के जेड महीने तो ये हो गए, स्टार्टिंग से ही 3 जेड मंथ्स बाद ये अपना क्या कर रहा है, जो भी विड्रॉल्स कर रहा है या ऐड कर रहा है, दैट मीन्स ये जो इन्वेस्टमेंट रही होगी दैट इज फॉर द 2 जेड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 जेड, सिंपल हो गया। प्लस अब इसने 6000 ऐड कर दिए, तो वो तो अमाउंट तो हो गया इसका 24। और ये क्या कर रहा है, जब आर ने छोड़, जब क्यू ने छोड़ा था उसके 8 महीने बाद आर भी छोड़ रहा है, 32 महीने प्लस, है ना, 8 महीने, और यानी 40 महीने बाद इसने क्या किया होगा, टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट रही हो, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, जैसे मर्जी आप इसको डील कर सकते हो, आप खुद देखो यार, देखो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन था, है ना, ये मैंने आपको समझा दिया, ये वाला पोर्शन कितना है, जेड, ठीक, इसकी इन्वेस्टमेंट 48 की जगह आप इसको क्या ले लो, 40 मंथ्स के लिए था ये पूरा का पूरा, स्टार्टिंग के जेड महीने तक तो ये चला गया, स्टार्टिंग से 3 जेड तक तो ये यहाँ था, ठीक है, ये हो गए इसके 1800 रुपये, यानी 2 जेड मंथ्स के लिए, ठीक है भाई। अब आप देख लो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, 40 तक तो वो रुक गया ना, इसका मतलब क्या है, टोटल जेड ये और 3 जेड ये स्टार्टिंग से मैं ले रहा हूँ, है ना, तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा दिस इज 40 माइनस अपने पास कितना होना चाहिए, 3 जेड मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो 40 माइनस 3 जेड आ जाएगा, नहीं यार 40 माइनस 3 जेड नहीं आएगा, दिस इज 40 माइनस 2 जेड आएगा, है ना। थोड़ा सा आप 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, एक बार दोबारा, है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 40 माइनस 3 जेड ही आएगा वैसे तो, दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। 40 मंथ्स के लिए था, जेड महीने बाद आया तो उसको जेड की तो कहानी आप खत्म कर दो, ठीक है भाई। और फिर यहाँ से स्टार्टिंग से 3 जेड था, स्टार्टिंग से 3 जेड, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट रहेगी 2 जेड, ठीक है। तो बचा हुआ कितना है आपके पास, ठीक है, तो भाई हाँ ठीक है, 40 ये था, है ना, मैं जेड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 40 ये है, जेड ये है, 2 जेड ये है, तो दिस पोर्शन इज 40 माइनस 3 जेड, सिंपल, ठीक है, मल्टीप्लाई 40 माइनस 3 जेड, ठीक, ड्रॉ करके देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन होती है, मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था अभी, नॉर्मल है, बस अब थोड़ा ड्रॉ कर लो, उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लो आप, 18 दूनी कितना हो गया, 36 जेड प्लस ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 40 था ना, 24 चौक 96, 960, तो ये आ गया भाई, और 24 दिया 72 जेड ये आ जाएगा, और ये कितना आ गया मेरे पास, 960 माइनस 36 जेड, ठीक। तो ये बस थोड़ा सा आपको ना कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, जेड एक्स वाले पोर्शन, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये प्रॉफिट शेयर, ये प्रॉफिट शेयर, ये प्रॉफिट शेयर, तीनों सेम है आपके पास, सारी वैल्यूज निकल जाएगी, तो कोई से भी दो आप कंपेयर कर लो, आपको देखो देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन जब आप कंपेयर करोगे ना, देखो 12 जेड से 12 जेड क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है, एक्स और एक्स एक पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ये कनेक्ट कर पाते हो, इसको इससे कंपेयर करोगे तो x और z में एक वेरिएबल आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर करोगे x और z में एक वेरिएबल आएगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ना, पोर्शन ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप इक्वल कर दो, p और q का प्रॉफिट अगर मैं इक्वल करता हूँ तो दिस इज 144x प्लस 192 माइनस 12z, दिस इज इक्वल टू 160x प्लस 128 माइनस 12z, 12z से 12z क्या हो गया,
कैंसिल आउट हो गया भाई। 192 और 128, 30 और 60, 62 और 2, दिस इज 64 है ना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, दिस इज 64, इसको इधर शिफ्ट किया, दिस इज 16x। x की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, 4। 4 मतलब कितना हो गया, 4000। क्लियर। सबकी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी भाई, पी की भी निकल गई और आपकी जो है एक्स जो भी दिया क्यू की भी निकल गई। जैसे ही आपके पास एक्स की वैल्यू 4000 आई तो एक ऑप्शन अपने पास और है। क्या अपने पास ऑप्शन और है, किसी को भी आप कंपेयर कर रहे हो। देखो यहाँ पर जेड है ना एक वेरिएबल, इससे तो जेड तो निकलेगा निकलेगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो जेड वेरिएबल यहाँ से भी निकल जाएगा। क्लियर। तो इसको 4 ही रहने दो क्योंकि अभी सारा जो अमाउंट लग रहा है इस इक्वेशन में दैट इज इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो बस सॉल्व करना है आपको। दिस इज 144 इंटू कितना आ जाएगा, दिस इज अ 4, एक्स की वैल्यू 4 है ना, दिस इज 4 प्लस 192, 192 माइनस 12z है ना। और ये पोर्शन किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 960, 960 माइनस 336। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं और इसमें आई थिंक कुछ नहीं है ना। ये कैलकुलेशन आपका है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर 12 का स्क्वायर है, 12 हटा दो सब में से, 12 चौक कितना हो गया भाई 48, 192, 48 प्लस है ना 12 से फिर से कर दो, 12 12 12 एकम 12 और 12 छक 72 और ये आ गया 2x। ठीक है, और 12 अट्ठे 96, 80, 12 तीन 36, इसका तो 64 ये हुआ, 80 ये हो गया है ना। 12, अच्छा 12 एकम 12 होगा ना, 12 से तो कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज जेड। और 64 और 80 कितना हो जाएगा, 64 इसको इधर शिफ्ट किया, 3z और z, 2z इक्वल टू 64, 80 यानी 16, z की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 8 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट है ना, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है ना। आपको ये पोर्शन समझना है। अच्छा खासा क्वेश्चन दिया होता है क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया ना तो एक्स जेड वाला पोर्शन कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट्स ना, इनकी इन्वेस्टमेंट्स इसने ऐड भी सेम अमाउंट किया था, टाइम पीरियड का भी थोड़ा सा ये वाला जो फैक्टर है ना, ये भी आपके पास सेम था। तो इक्वेशंस कुछ ऐसी बनी कि ये आपका कैंसिल आउट होना ही होना पड़ेगा, होगा ही तभी जाके मैं इसको निकाल सकता, अदरवाइज मैं निकाल नहीं सकता इसको। ठीक, चलो। तो अगर एक्स जेड कहीं पे भी कैंसिल आउट नहीं होता ना, ये वाली जो इक्वेशन, ये वाला जो पोर्शन एक्स जेड वाला, तो मैं इसको निकाल नहीं पाता। ठीक, चलो। तो एक्स भी निकल गया, जेड भी निकल गया, जो जो मांगेगा है ना अकॉर्डिंग, वन वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे भाई। इतनी इसने 3 इक्वेशन सॉल्व करवा ली, क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे इसके है ना, ज्यादा एफर्ट वाले होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप बस समझ में आना चाहिए कि विड्रॉल्स कैसे करें, टाइम पीरियड कैसे ले रहे हो आप, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसका क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी। पी की वैल्यू कितनी थी 3x, एक्स की वैल्यू 4000, 3 इंटू 4 यानी 12000 इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई। खत्म करो इसकी। If R had not withdrawn and stayed in the business till the end, find the time profit share of Q is how much percent more or less than that of R। भाई Q और R के प्रॉफिट शेयर का रेशो निकालना है। बट R जो पहले 40 महीने तक आपका विड्रॉ करके जा रहा था, बट वो अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो X और Z की वैल्यू आपको सिर्फ पुट करनी है। क्या है, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है भाई। इसको 4000 ही ले लो, 160 इंटू 4 प्लस 128 माइनस 12 अट्ठे 96। ठीक है, 160 इंटू एक्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयर निकाल रहा हूँ, उसमें क्यू का कितना था 160, 12 और एक्स की वैल्यू, एक्स था 4, एक्स 4 जेड 8। ठीक है, 160 इंटू 4 प्लस 128 माइनस 12, दिस इज 96। तो इसको ऐसे ही रहने दो, सिर्फ आपका क्या मांग रहा है वो 640, 640 प्लस ये वाला पोर्शन कितना आ गया 32 आ गया, दिस इज 672 यूनिट्स। तो ये आर का आप देख लो, यानी आर का था 18 इंटू कितना दिया हुआ था इसका, कहाँ चला गया, ये था 18 इंटू 2z। ठीक है, तो 18 इंटू 2z यानी 8 तो नहीं 16, 18 इंटू 16 तो ये है ना। और अब आप देखो कि इसका जो टोटल, यानी जब ये सॉल्व आई मीन विड्रॉ करेगा नहीं,
48 का पूरा इससे कराऊंगा मैं टाइम पीरियड, इसके लिए 48 अवेलेबल होगा। जेड मंथ्स बाद ये ज्वाइन करता है भाई, जो जेड मंथ्स बाद ये ज्वाइन करता है, 2 जेड मंथ्स के लिए इसकी ये वाली इन्वेस्टमेंट थी। जेड मतलब यानी 8, समझ में आ रहा है ना, 8 महीने बाद इसने ज्वाइन किया, तो इसके लिए अवेलेबल मंथ्स कितने हो जाएंगे, 40 मंथ हो जाएंगे, जिसमें से 8 दूनी 16, 16 वाला पोर्शन इसने 18 के लिए किया था। तो इसके पास जो पोर्शन बचेगा वो कितना बचेगा भाई, 24 महीने आपके पास बचेगा। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो वो बोल क्या रहा है, आर में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया था स्टार्टिंग में। भाई वो जेड महीने बाद छोड़ता है, और ये 2 जेड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 18,000 रुपए थी। बाकी यहाँ 40 तक मुझे रुकना था, बट वो कह रहा अब यहाँ के बाद जो वो 6,000 ऐड करता है 24,000 रुपए, तो वो क्या है पूरा 48 महीने तक करेगा बस। ठीक है, तो इसको 8 महीने तो ये हो गए, है ना, यहाँ से आप ले लो। ठीक, तो ये कितने महीने बचे, यहाँ पे 40 बचे, 8 दूनी 16, 16 महीने ये हो गए भाई, 8 और 24, तो यहाँ पर कितने बचे, 24 महीने। तो 24,000 रुपए जो उसने लगाए थे वो आपके 24 महीने के लिए लगाए। ठीक है, दिस 18 इंटू 16, ठीक है, प्लस 24 इंटू 20। ठीक है, तो क्यू और आर का प्रॉफिट रेशियो आपके पास निकल जाएगा 672, रेशियो 18 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 24। ठीक है, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है ना, आप देख लो 16 से अगर मैं इसको काटता हूँ ना, यहाँ से भी 16 हटा दो, 16 अगर मुझे चाहिए होगा तो 16, 8 और 2 ना, 8 का ये तो कितना जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 16 चौक 64, 16 दूनी 32। ठीक है भाई, 18 प्लस 36, गड़बड़ कर दी मैंने यार, 18 और 16, दिस इज 24 इंटू 24, 8। ठीक है, सही तो क्या है, 18 और 36 कितना होता है, 54 होता है। अच्छा 54, ठीक है, 6 7 42, 7 और 9 का रेशियो आ रहा है। परसेंटेज मांग रहे हैं कि प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू, यानी क्यू 7 इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर, तो लेस है 9/2, 1/9 कितना होता है 11.11% मल्टीप्लाई बाय 2, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 22.22%। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे इतना पता है ना कि भाई वो जब 40 महीने का था वो अब छोड़ के नहीं जा रहा है ना, जेड मंथ्स वो स्टार्टिंग के जेड मंथ बाद इसने ज्वाइन किया था, 2 जेड की इन्वेस्टमेंट ये थी। जेड की वैल्यू अपने को 8 पता ही पता है ना, तो 16 महीने ये थे, 8 महीने ये थे, है ना, ये तो स्टार्टिंग में निकाल देना चाहिए था, बट दैट इज ओके, है ना, मैं तो अपनी उससे करूंगा ना, आई मीन मैं मतलब आप भी, है ना, जो जैसा डाटा निकलेगा उस हिसाब से निकाल लिया हमने। 24 महीने तो हो गए थे, इसलिए मैंने एंड के क्या है वो 16 महीने ली थी, बट वो क्या है 48 महीने के लिए कर रहा है, तो 24 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 24,000 वाली इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, फॉर हाउ मेनी इयर्स मेनी मंथ्स आर वाज एक्टिव इन द बिजनेस। ठीक है भाई, तो 40 महीने थे, जेड महीने बाद इसने ज्वाइन किया था, 8 महीने बाद इसने ज्वाइन किया। ठीक है, तो 32 महीने के लिए आपका क्या रहा होगा ये एक्टिव। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको ना, 40 महीने मत कर देना एक्टिव, मतलब जेड महीने बाद इसमें ज्वाइन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो भाई आ जाओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर इज A% एज दैट ऑफ क्यू। पी क्यू और आर का 3x, यानी 3 चौक 12, 12,000 तो ये था, और इसकी कितनी थी 5x, 5 चौक 20, इसकी 18 है, तो 20 और 18, क्यू की जो इनिशियल आर की मांग रहे हैं, ठीक है, आर की 18 यानी 20 90 पर 10% ही तो हो गया, है ना, 10% क्या आ गया, एक ही वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई क्या है अपने को यही नहीं पता, वाई क्या है भाई, जेड पे हम काम कर रहे थे, लेकिन पता है हमें क्योंकि इसने रेशियो दे दिया है। ये 8 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक, 24 में से 14 आपको घटाना, 24 माइनस 14, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 10। आई होप दिस इज क्लियर। तो 10 इक्वल टू 10 आ गया भाई साहब आपके पास। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आई थिंक आपका प्रोबेबिलिटी से एक डीआई होगा, बहुत ही सुंदर डीआई दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट एक बार देख लो क्या दिया हुआ। चलो जी, तो ये आपका बहुत ही सुंदर, अति सुंदर डीआई आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी है और थोड़ा सा ना आपका नंबर्स की जो नॉलेज है, मल्टीपल्स है ना, रेशियोज या जो भी आप बोलते हो, वो थोड़ा सा और आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। बिकॉज एक ही डीआई में आपके पास नंबर्स नॉलेज और आपके पास प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। देखो तीन बैग मुझे दिए हुए, तीन टाइप की बॉल्स है ना, कौन कौन सी, रेड, ग्रीन और येलो। तो टोटल बॉल यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ वेरिएबल्स है, जेड वाई ये सब दिया हुआ है, जेड वाई और एम है ना, जेड+2 वाई+3 ये सब चीजें दी हुई है। और यहाँ पर तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको कैसे आप डील करोगे, है ना, वो अपने को देखना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग टू रेड बॉल्स फ्रॉम बैग सी वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट इज 6.66%, यानी दिस इज 1/15%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग टू बॉल्स फ्रॉम बैग बी सच दैट फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड बॉल इज येलो इज 0.06। ठीक, ईच बैग हैज एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच टाइप, यानी कोई भी बैग ऐसा नहीं होगा जिसमें मेरे पास जो बॉल्स होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल बैग्स टुगेदर इज 50 एंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी इज लेस देन द येलो बॉल्स इन द सेम। अब देखो ये कुछ लेस और वो अगेन दैट इज द सेम थिंग है ना भाई, ये दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ इसका तो ना पंगा होगा जरूर, है ना, कि रेड बॉल्स बैग बी में ना वो ज्यादा दी हुई है आपकी येलो बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे डील करना है, देखो बॉल यहाँ पर 25 दी हुई है बैग बी में और टोटल बॉल हमारे पास 50 है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई ए और सी में जो बॉल्स मिला के होनी चाहिए दैट शुड बी 20। ये कहानी क्लियर होती है ना भाई, टोटल बॉल 50 है तो ए और सी में जो बॉल्स होंगी वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। आप देखो दिस इज 5/8, 5Z/8 है मेरे पास यहाँ पर। क्या नंबर ऑफ बॉल्स कभी भी पॉइंट में पॉसिबल है, क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स कभी भी पॉइंट में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 5Z/8, जेड शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, जेड शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8। समझना बात को, है ना भाई, 5Z/8 है तो ऑब्वियस सी बात है जेड शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8। तो जेड की जो पहली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो मेरे पास क्या होगा, 8 तो जरूर होनी चाहिए, कम से कम 8 तो होगी। जैसे ही मैं इस पोर्शन को 8 रखता हूँ तो यहाँ पर बॉल्स कितनी आ जाएगी, 5, यहाँ पर बॉल्स कितनी आ जाएगी, 8। ये तो कहानी क्लियर होती है। और इन दोनों बैग में मिला के बॉल्स मेरे पास कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। अब आप आगे आ जाओ, है ना, जैसे ही मैं जेड को अगला मल्टीपल रखता हूँ, जेड को जैसे मैंने 16 रखा तो 16/8 यानी ये 5 का सेकंड मल्टीपल चला जाएगा, दिस इज 10। और दिस पोर्शन इज, जैसे आपने जेड को 16 रखा तो दिस बिकम 16। तो क्या ये पॉसिबल है, 16+10 26, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। दोनों बैग में मिला के ही बॉल्स मेरे पास कितनी दी हुई है भाई, 25 दी हुई है। इसका मतलब रेड प्लस ग्रीन तो 26 आने से रही। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास ये वाली डाटा तो वो, सॉरी यार, ये वाला डाटा तो मेरे पास निकल गया, है ना। चलो जेड की जो वैल्यू है वो मैं 8 रखने वाला हूँ। ये तो कहानी क्लियर है, इसे हटाओ, है ना, क्लियर होगा ये, है ना। मैंने बता दिया कि भाई 8 और 5 और 8 है ना, या तो 13 या इसका 10 होगा या 16 होगा, 10 16 26, यानी वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि दोनों में ही मेरे पास 25 बॉल्स। ठीक, ये पोर्शन अपना कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब मेरे पास क्या सीन होना चाहिए कि यहाँ पर जो बॉल्स है वो मेरे पास कितनी थी, 5, और यहाँ पर बॉल्स होती वो कितनी थी, 8। ठीक है, ये कहानी तो अपने पास क्लियर होती है कि 5 ये और 8 ये, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो बॉल्स आ गई 8 और 2 कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। ठीक है, अब आप समझो बैग बी से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, the probability of picking two balls from bag B such that first is green and second is yellow, that is 0.06। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज येलो। ठीक है, तो आप ये देखो, ना तो अपने को ग्रीन पता, ना ही अपने को क्या पता, रेड पता। पहली बॉल अगर मेरे पास ग्रीन दी हुई, ठीक है, तो ग्रीन ओवर कितना आ जाएगा मेरे पास, 25। दीज आर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्लियर है ना ये पोर्शन, ना ग्रीन ओवर 25।
फर्स्ट तो ग्रीन आ गई मेरे पास, है ना। सेकंड मुझे रेड कौन सी चाहिए, येलो ही चाहिए। जैसे ही मैं येलो पिक करूंगा मेरे पास, तो नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज 24। आई होप दिस इज क्लियर कि आपको बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक। probability of picking two balls from bag B such that first is green and second is yellow, है ना। दोनों में आप क्या करो, अगर शायद नहीं भी दिया हो, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो, है ना। शायद आई थिंक मैंने एक बार देख लो, है ना, जिसमें से पीली बॉल चुनने की संभावना, हाँ ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप समझने के लिए आप क्या करो, दैट इज अ केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। आप उसको क्या करो, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। वैसे भी 1 by 1 जब मैं बॉल पिक करता हूँ, है ना, तो दैट शुड बी मोस्ट ऑफ द केसेस आपके विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पास मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि फर्स्ट ग्रीन है और सेकंड मेरे पास बॉल क्या होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। क्लियर है कहानी। मान लो अगर वो ये ना कहता कि फर्स्ट इन ग्रीन एंड सेकंड इज येलो, तो भाई ऑब्वियस है ना, पहली बॉल ग्रीन हुई, है ना, दिस इज G/25 मल्टीप्लाई येलो ओवर 24, है ना। या फिर फर्स्ट बॉल येलो भी आ सकती थी, येलो ओवर 25 मल्टीप्लाई ग्रीन ओवर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है कि फर्स्ट मेरे पास ग्रीन होगी ही होगी, सेकंड मेरे पास क्या है, येलो होनी ही होनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, ठीक। तो चलो, ये वाला पंगा तो मेरे पास खत्म हुआ। कौन सा, कि बैग बी का जो था टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आनी चाहिए वो मेरे पास आ गई, ठीक है। बैग बी की मेरे पास बॉल्स आ गई। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो टोटल जो बॉल्स है वो यहाँ पर कितनी दी हुई है, 10। इसका मतलब ग्रीन प्लस येलो वाला जो पोर्शन होना चाहिए वो मेरे पास कितना होना चाहिए, यहाँ पर 15 बॉल्स मेरे पास होनी चाहिए। तो ग्रीन प्लस येलो जो है बैग बी के लिए वो 15 है, ग्रीन मल्टीप्लाई बाय येलो दिस इज 25, ये है ना, और दिस पोर्शन इज इक्वल टू 3 ओवर, है ना, पॉइंट, यानी इसको 6% है, 6% यानी कितना होता है, 6/100, 6/100 का मतलब कितना हो गया, 3/50, 3 ओवर ये आ गया, तो 25 दूनी 50, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा मेरे पास 12, ठीक है। ग्रीन मल्टीप्लाई बाय 12, है ना, ये जो पोर्शन आ गया वो कितना आ जाएगा, 12×3=36 मेरे पास, ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जैसे मर्जी आप कर लो, है ना। या तो आप थोड़ा सा यहीं पे फैक्टर कर लो, देखो ग्रीन एंड जो येलो है वो 15 है ना, और ग्रीन और वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है ग्रीन और येलो का, दैट इज 36। तो कोई दो ऐसे नंबर जिनका सम तो 15 आए, है ना, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 36। समझने के लिए कर लो, है ना, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना लो, भाई सिंपल है, आपकी चॉइस है। 1 × 36 तो नहीं होगा, है ना, 2 × 18 किया तो नहीं होगा। अगला आ जाओ, 3 × 12 करूंगा, हाँ जी आ जाए 3 × 12, 12×3=36, और 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर होती है कहानी। अगर आपको ये नहीं करना है तो सिंपल है ना भाई, g प्लस वाई कितना आया, 15, वाई को पुट कर दे 15 माइनस जी, है ना, तो g मल्टीप्लाई 15 माइनस जी, दिस इज इक्वल टू 36। तो इक्वेशन बन गई ना मेरे पास, 15g माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी जी स्क्वायर माइनस 15g प्लस 36 इक्वल टू। यहाँ भी तो आपको यही सोचना पड़ा ना, कोई दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 36 है और सम करने पे 15 है, सम ऑफ रूट 15 है, और मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है दैट इज 36। क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। तो चलो बस यही यहाँ पर मैंने किया था, ये वाला पंगा तो मेरे पास सॉर्ट आउट हुआ, है ना। और अब देखो ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन दी थी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी इज लेस देन द येलो, ठीक है। तो 12 और 3 तो दोनों में से कुछ भी कोई भी आ सकता है ना भाई, ये 3 है, ये 12, या ये 12 ये 3, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया रेड बॉल जो होनी चाहिए बैग बी में लेस होनी चाहिए देन दैट ऑफ येलो बॉल्स इन सी। तो ये 10 हो गया, और रेड बॉल्स का नहीं होगा यार, ग्रीन नंबर ऑफ रेड बॉल, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी इज लेस देन दैट ऑफ द येलो बॉल्स इन द सेम, ठीक है। तो आप इसको 3 नहीं करोगे, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, इसको मेरे को 3 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बैग बी की तो कहानी यहाँ पर क्या हो गई, अपने पास खत्म हो गई। अब आप आ जाओ, है ना, एक इंफॉर्मेशन मुझे बैग सी से दी हुई थी, क्या है, बैग सी का रेड बॉल्स वाला दिया हुआ था, है ना। अब आप समझो, समझना थोड़ा सा, इन दोनों का सम ही मेरे पास 25 है ना। अब बताओ 8 और 5 13 बॉल्स आ गई, 2m मेरे पास यहाँ पर आ गया, समझना।
अगर यहाँ पर 2m है, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए दैट मस्ट बी एन इवन नंबर, ठीक है, दैट मस्ट बी एन इवन नंबर। अब दोनों का जो सम है वो आपको 25 दिया हुआ है, अगर एक इवन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अगला ऑड आना चाहिए, तभी जाके मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो डिफिकल्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, तो थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट को ऐड करने की कोशिश की, थोड़ा ये वाला पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। बैग बी की तो समस्या खत्म हो गई ना भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है ना, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, वन बाय वन आप पिक कर रहे हो, दोनों बॉल एक साथ पिक कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप करते हो नॉर्मली आप वैसे ही करो, है ना। अब इस पोर्शन में आप क्या करो, देखो ये 25 बॉल थी, अब वो जैसे मर्जी डील करना, 8 5 13 बॉल्स तक तो यहाँ पर मेरे पास हो चुका ना। अब डील करने का तरीका, चीजों को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो वो तो है ना, थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, आपकी नंबर्स नॉलेज कैसी है। भाई इवन प्लस ऑड 25, इवन कैसे पता, पहले ये 2m है, मैं इसको 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 करूंगा, बहुत सारी चीजें बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉल्स होनी चाहिए दैट शुड बी एन इवन नंबर, अगर ये इवन है तो यहाँ पर जो बॉल्स होनी चाहिए दैट शुड बी एन ऑड नंबर, ठीक है। ये कहानी तो यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक। अब आप देखो y यानी 13 बॉल्स हो गई, इसको ऑड लाने के लिए y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो तो 2 4 6, यही तो मैं रखूंगा। तो जैसे अगर मैंने इसको 2 रखा, समझना अगर यहाँ पर मैं 2 रखा इसको, तो यहाँ पर बॉल्स कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है, समझ लेते हैं ना। 2 और 3 यहाँ पर कितना हो गया भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी मेरे पास पॉसिबल बनती है, ठीक है। भाई अब यहाँ पर तो मुझे नहीं पता ना, रेड बॉल का वाला जो प्रोबेबिलिटी है 2 बॉल्स का, वो तो पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1/15 दिया हुआ है, उससे मैं सॉल्व कर लूंगा। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। देखो अगर मैंने वाई को 2 रखा तो मेरे पास चीजें बन रही है कि 5 ही आ गया, और जो भी आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा, यानी 15 बॉल्स यहाँ पर हो जाएगी, तो 10 बॉल्स मेरे पास यहाँ पर आनी चाहिए, क्लियर है ना। एक बार मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए, आपको समझने में थोड़ी सी समस्या ना हो, ठीक। तो ये वाला एक इवन पोर्शन है, वो वाला मेरे पास क्या होगा, ऑड पोर्शन, ठीक। जैसे ही मैंने इसको 2 रखा तो ठीक है, अभी चीजें बन गई, जैसे ही आप इसको 4 रखोगे, समझना 4 है ना, 4 और 3 मेरे पास ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। जैसे ही ये वाला पोर्शन मेरे पास 7 हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे मैं इसको 4 रखता हूँ, तो 13 5 कितना हुआ भाई, 18, सॉरी 8 और 5 13, 13 4 कितना हुआ, 17, 17 बॉल्स इधर होगी, है ना। हर बार देखो 2 बॉल बढ़ रही है और यहाँ पर 2 बॉल घट रही है, तो यहाँ पर बॉल्स कितनी होनी चाहिए फिर टोटल, खुद सोचो। इस वाले बैग में है ना, 4 रखने पे 4 3 7 बॉल आ रही है, तो एक बॉल बचेगी, क्या एक बॉल को दोनों बैग में मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रख सकता, इसका मतलब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज कैंसिल आउट। इतना छोटा सा पोर्शन था जो आपको समझना, क्लियर है। देखो प्रोबेबिलिटी तो बेसिक डेफिनेशन है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी मैंने फिर भी आपको क्या है कि थोड़ा सा +1 कर दिया है ना भाई, क्योंकि नॉर्मली अपने को ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, ये आपको समझ में मतलब आपको क्लियर होना ही होना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपको वो एक ही बॉल का है कि एक बैग में इतने निकालने की 1/4 होती है, तो 1 बॉल का नहीं होता है हमेशा, ठीक है। ये कोई जरूरी हमेशा वो ही नहीं आएगा आपके पास कि एक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, भाई 2 भी होती है, 3 भी होती है, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, अगर आप प्रोबेबिलिटी आप एंटर कर रहे हो, आप करना चाहते हो, है ना, तो जब बेसिक डेफिनेशन तो आपको करना ही करना, ठीक है। तो चलो मैं एक बार ये 15 वाला पंगा आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन ना हो, ठीक। ये हटाओ इसको, है ना, बाकी अपनी इस वाले बैग की तो समस्या हल हो गई, बी की, है ना। ए और सी में थोड़ा सा पंगा, दोबारा एक बार समझ लो ताकि कंफ्यूजन, इसे 10 करो, यहाँ पर तो अपना 5 आ गया था, और यहाँ पर अपना कितना आया था भाई, 8। इस बैग में अगर इवन नंबर ऑफ बॉल्स है, दिस इज फॉर श्योर यहाँ पर ऑड होनी ही होनी चाहिए। अगर वाई को 2 4 और 8 ही रखो, 6 और 8 ही रखो, क्यों भाई, 8 5 13 13, इसमें ऑड लाने के लिए 2 4 8 ही, जैसे ही आपने इसको 2 रखा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, कहानी क्लियर हो जाती है। 15 बॉल यहाँ पर होगी तो 10 बॉल यहाँ पर होगी। अब भाई 2 की वैल्यू और आपने इधर बढ़ाई है ना, 2 से अगर आप 4 कर रहे हो, है ना, तो ये वाई से कनेक्टेड है, 5 की जगह ये कितना आ जाएगा, 7, तो टोटल बॉल जहां 10 थी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना।
तो 7 ये है, टोटल बॉल 8 है, तो एक बैग में 2 बैग है और एक बॉल है। इसका मतलब एक में 0 होनी चाहिए, लेकिन एक में 0 कैसे पॉसिबल हो जाएगी? उसने खुद ही बोल दिया आपको कि देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप आपका हर बैग में होना ही होना चाहिए। देयर आर 3 बैग्स, ईच कंटेन्स 3 टाइप ऑफ बॉल्स, रेड, ग्रीन एंड येलो। दिया हुआ था यार ईच बैग, हाँ, एज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप। क्लियर? तो हटाओ इसको, 15 ये, 5 ये, 8 ये, है ना, और यहाँ पर कितना था, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, दिस पोर्शन इज, चलो तो अब अपने पास एक इंफॉर्मेशन बच गई भाई। कौन सी वाली बची है? ये वाला पोर्शन बच गया। रेड बॉल का, 2 रेड बॉल मैंने पिक करी है बैग सी में से 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज 6.66%। फिनिश, कहानी खत्म। अब रेड बॉल अपने को नहीं पता, टोटल बॉल यहाँ पर आपको कितनी पता चल गई, यहाँ पर 10 बॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो रेड बॉल्स भी मेरे पास निकल गई। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, रेड बॉल्स ओवर 10 मल्टीप्लाई रेड माइनस 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया ना, है ना, जो भी है। तो ओवर यहाँ पर बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएगी, वो आपके पास 9 बॉल्स हो जाएगी। क्लियर है कहानी? ये जो पोर्शन होना चाहिए आपका, वो किसके इक्वल आया था, 1/50। ठीक है, तो 10 इंटू 9 और 15, ये कितना आ जाएगा, 96। आर इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 6 है यार। 2 3 और 2 ही तो होता है ना, 2 3 कितना हो गया, 6। इसका मतलब रेड बॉल्स जो आनी चाहिए वो मेरे पास 3 होनी चाहिए, 3 इंटू, खत्म। रेड बॉल्स यहाँ पर 3 है, ये 10 था, ये 5 है, तो ये बॉल्स कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, 15 ये, 25 ये, 10 ये आया था, 3 12, 3 2 5, 5 8, और यहाँ पर आप इसको 2 लिख दीजिए। क्लियर है ना? तो ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा, आप लॉजिकल डीआई बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई, इतने नंबर्स में यही तो सीखता हूँ यार, डेफिनेशन ही तो है भाई, नंबर इवन ऑड क्या होता है। अब यही तो मैंने आपको बताया, इतना तो आपको एनालाइज करना ही करना पड़ेगा ना, है ना। अगर आप नंबर्स नॉलेज कर रहे हो, नंबर्स नंबर्स थ्योरी करोगे, तो नंबर्स थ्योरी में तो यही पढ़ते हो आप हमेशा। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन इसके वो नहीं है, नॉर्मल है, दैट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो आप देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन, है ना, ग्रीन अ बॉल और फ्रॉम बैग बी, ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग बी निकालो भाई। बैग बी, ये रहा ग्रीन बॉल, 3/25 आ गया। ठीक है, इसका परसेंटेज या रेशो मांग रहा है, किससे मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ सेम टाइप ऑफ बॉल फ्रॉम बैग सी, सेम टाइप ऑफ बॉल ग्रीन फ्रॉम बैग सी, यानी 2/10 आ गया मेरे पास। 2/10 कितना होता है, 1/5, है ना, 2/10 दिस इज 1/5। ठीक, अब जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लो भाई, 5 का कितना जगह है, 5, यानी दिस इज 3:5। ये वाला पोर्शन 5 से कितना कम है भाई, 40% कम आ जाएगा, दिस इज 40%। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ए बॉक्स कंटेन जेड प्लस 4 ग्रीन बॉल्स, जेड की वैल्यू कितनी थी, जेड कहाँ से कनेक्ट था आपके पास, जेड की वैल्यू 8 है ना। एक बॉक्स है जिसमें ग्रीन बॉल्स है आपके पास कितनी, जेड प्लस 4, यानी 8 प्लस 4, यानी कितनी होगी, 12। ठीक है, रेस्ट आपके पास येलो बॉल्स, इसमें दो ही टाइप की बॉल है, ग्रीन तो 12 है और येलो बोल देना, रेस्ट आर येलो बॉल्स। द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन द बॉक्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बैग ए बी एंड सी टुगेदर। खत्म कहानी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग टू बॉल्स फ्रॉम बैग सच दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक, येलो, आप ग्रीन बॉल देखो, ग्रीन बॉल टोटल कितनी है, 8 और 3 11 और 2 13, यानी 13 बॉल्स येलो होनी चाहिए इस बैग के अंदर, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी पिकिंग टू बॉल्स निकालनी है सच दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, डिफरेंट कलर का दैट इज 12C1, है ना, मल्टीप्लाई, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और दिस इज 25C2, दैट इज सेम सेम थिंग, है ना। तो ये तो 12 ही आना है, ये 13 आना है, और ये कितना है, 25 मल्टीप्लाई 24, सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 12 का ये कितना हुआ, 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, 13/25,
यानी मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 25 चौक 13 चौक 52 यानी 52% मतलब कितना हो गया, दिस इज 0.52। ठीक, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एम। ठीक है, एम मतलब यानी 2m था 10 के बराबर, तो m की वैल्यू कितनी थी 5, और जेड जो अपने पास आया है वो था 8, 8 ही था, है ना। जेड प्लस, हाँ जेड तो मल्टीपल ऑफ 8 ही है। 5 और 8 का गैप अपने पास कितना आ गया भाई, 3। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक इसमें कुछ नहीं है यार, बस नंबर्स आप देख लेना। द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन सी सेम एज द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन ए। ग्रीन इन सी येलो इन ए, ग्रीन इन सी येलो इन ए, ग्रीन इन सी दिस इज 2, येलो इन ए, हाँ जी बराबर है ग्रीन इन टू येलो इन ए। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई भाई आपके पास। ठीक है, दिस इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स ऑन ऑल थ्री बैग्स इज ए प्राइम। ठीक है, येलो बॉल्स प्राइम नंबर आ रहा है, तो आप चेक कर लो भाई। 12 5 17, 17 और 2 19, हाँ जी आ रहा है, ये भी करेक्ट हो गई अपने पास। ठीक है, सिर्फ नंबर्स में देख रहा हूँ, है ना, उसमें उसमें कुछ खास ये समझाने वाली बात नहीं। द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए सी, बैग टोटल नंबर बैग बी सी एंड ए आर इन ए पी। बी सी और ए, इसमें कितनी थी, बी में कितनी थी, बी में 25 थी। मतलब ही नहीं है यार सेम ऑर्डर में। ठीक है, ए में कितना था मेरे पास, 15 था। बी ए सॉरी बी ए और सी में आ गया ना। ठीक है, 25 ये है, ए में मेरे पास 15 थी, सी में मेरे पास 10 थी। नहीं है एपी में भाई, इसका गैप 10 है, तो इसका गैप कितना हो, इसका भी तो 10 होना चाहिए ना, यहाँ पर गैप आ, ये एपी में मेरे पास नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो सेट है वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है। अगेन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसका बहुत अच्छा है ना, बट एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम का इतना है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका कंपाउंड। ये आपका पी वाई क्यू आपका दिया। ठीक है, ये आपका आई थिंक आईयूपीएस क्लर्क मींस में, या दोनों में से मींस क्लर्क, क्लर्क का ये इतना तो मुझे श्योर। ठीक है, मे बी मुझे याद नहीं, शायद मैंने नंबर्स भी सेम लिए हैं, या शायद नंबर्स मैंने चेंज जरूर किए होंगे ना। बहुत कम ऐसा होता है, यानी 1% से भी कम, है ना, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, और पी वाई क्यू अगर करा रहा हूँ तो उसके नंबर्स में इसमें सेम रखता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई, आप ये काम करो, ये तो आप कम से कम खुद ट्राई करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है इसको भी अगर कराना है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर मैं कोई सेट छोड़ता नहीं हूँ, है ना कहीं ना कहीं इसको मॉक में ऐड कर दूंगा अपने, या कोई भी एक सेशन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो हमने आपका आई थिंक 8 9 9 सेट पुराने थे, उसमें से 8 हमने 9 सेट 9 और 5 14 सेट्स हम लोग डीआई के कर चुके हैं भाई। सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 अर्थमेटिक। तो आप अपने पेज से इसको अटेम्प्ट करना भाई, और प्लीज जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, है ना, अर्थमेटिक के सेशंस जो भी हैं 8 9 आप कर लेना। जो स्टूडेंट्स को नहीं पता ना इस चैनल के बारे में, वो आपसे कनेक्शन में है, तो अगर आपको लगता है कि ये सेशंस आपके लिए यूजफुल हैं, तो यार प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, है ना भाई। चलिए, तो आप ऑल द बेस्ट, आप पढ़िए, आप 9 और 10 कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अब थोड़ा सा प्लान करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, बाकी देखते हैं क्या प्लान बनता है। फिलहाल क्वाड्रेटिक और नंबर्स थ्योरी का एक सेशन में ले लेता हूँ, क्योंकि नंबर सीरीज तो मैंने बहुत कम लिया है। ठीक है, दोनों का देख लेंगे, है ना। नंबर सीरीज में मैं क्या ही बता पाऊंगा। ठीक है, जो पैटर्न है एवरीवन नोस क्या क्या पैटर्न है ना। फिर भी मैं बता दूंगा नंबर्स, आपका नंबर थ्योरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, थोड़ा रिमाइंडर्स और ये सब चीजें क्वाड्रेटिक, इसमें तो थोड़ा सा बताने वाली चीजें होती है। नंबर सीरीज में मैं क्या ही बता पाऊंगा, है ना। तो आई डोंट, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके सेशन कम ही लेता हूँ भाई। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो मैं, है ना, वो आप खुद से अटेम्प्ट करो, है ना। जैसे मॉक्स में जो भी मॉक्स में लेता हूँ,
उसमें मैं अपनी अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। बाकी तो बेस्ट क्या होता है कि अपनी अप्रोच से ही आपको सबसे ज्यादा बेस्ट, है ना, क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक, चलो तो आप अटेम्प्ट करिए, फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है किसी भी पार्ट में, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो। गाइस प्लीज शेयर करिए भाई। ओके, तो जो भी आपके नोन्स में है फ्रेंड्स, जिनका भी आपका अटेम्प्ट है एसबीआई क्लर्क मेंस का, तो आप उसको शेयर करिए। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।